ये क्या रहा है मोबाइल पे मैसेज, छोड़ो। चलो भाई, तो अब तक जितने लोग क्लास में जुड़ गए सबका हार्दिक स्वागत है। और आप लोग तो मेरा पहले से ही कर लिए हैं। आज सबसे पहले लेक्चर की कोडिंग करो। इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक? ठीक है। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। और इस विज्ञान के मौलिक सिद्धांत में हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। और केमिस्ट्री को प्री प्लस मेंस के हिसाब से आप लोगों की भाषा में टॉप लेवल पे पढ़ रहे हैं। ठीक है। एक चीज और, अभी आप लोग लेक्चर की कोडिंग करें और उसके बाद फिर आप लोगों को आज, क्योंकि बैकग्राउंड ही पढ़ना है आज, बोहर के मॉडल का बैकग्राउंड की कुछ बातें छूटी हुई हैं। बोहर का मॉडल पढ़ चुके हैं। और उसके साथ साथ जो आधुनिक परमाणु मॉडल है वो बहुत ज़रूरी है हमको जानने के लिए, जीएस के हिसाब से भी उसका कुछ बैकग्राउंड है, एक दो बैकग्राउंड वो भी आज करेंगे। तो आज आप लोगों को मैं बैकग्राउंड में डुबोऊंगा। आज आप लोगों को बैकग्राउंड के ओशन में डुबोऊंगा। अब आपको बताना है कि स्लो मोशन में डूबना है या फुल मोशन में। कुशवाहा जी बताओ। आज आप लोगों को डुबाता हूं जो परमाणु मॉडल के बैकग्राउंड है उसके ओशन में। अब डूबना कैसे है ये बताओ। स्लो मोशन में डूबना है या फिर फुल मोशन में डूबना है, फास्ट मोशन में डूबना है? अरे फुल नहीं, फुल गलत हो गया। स्लो मोशन में डूबना है या फिर फास्ट मोशन में डूबना है? कुशवाहा जी फुल मोशन में बोल रहे हैं। बोलो भाई, नहीं तो फिर बोलोगे कि आपने कैसे डूबोया। स्लो, अच्छा स्लो मोशन में डूबना है। हाँ, तो स्लो मोशन में ही हमको डूबना है, तभी ठीक से सिलेबस बनेगा। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, रसायन विज्ञान बनाओ बनाओ। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान का अब तक जो लेक्चर हो गए हैं, अब तक जो लेक्चर उपलब्ध हैं आपको, वो है लेक्चर 1 से लेक्चर 22 तक। सही हूं ना मैं? 22 ही लास्ट था। हर्षवर्धन क्या बोल रहे हैं? इनको डूबने की बहुत पड़ती है। हाँ तो सही है ना, डूबना ही है इनको, बट स्लो मोशन में डूबना है। गाना भी खतरनाक बनाते हैं यार। एक तो आंखों के ओशन में डूबना है, वो भी स्लो मोशन में डूबना है। सिलेबस में तो स्लो मोशन में डूबना है, सही बात है, बट उधर के ओशन में स्लो मोशन में समझ में नहीं आता। टॉपिक पे 23 हो चुके हैं। कृष्णा बोल रहे, आशीष बोल रहे हैं 23 पिछला हो चुका है। अच्छा हाँ, तो चलिए 23 तक हो चुके हैं अभी तक। आज का लेक्चर रहेगा, आज का लेक्चर है 24। और 24 में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये पहले बना लेते हैं। तो आज हम लोगों को पढ़ना है, किस लिए है तो हमको पता है कि ये कोई भी एग्ज़ाम जो जीएस के लिए है, स्टेट सर्विस है, अगर सिविल सर्विस है, अगर उसमें आता है तो प्री प्लस मेंस के लिए है। यूपीएससी में भी प्रीलिम्स में काम करेगा, मेंस में तो खैर वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछ नहीं रहा है, लेकिन क्या भरोसा, कभी पूछ ही ले। प्रकृति से तो लगता नहीं है कि पूछेगा। बाकी हर एक एग्जाम में आपको काम आएगा अगर समझ के पढ़ना चाहते हो तो। सामान्य अध्ययन यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि सामान्य अध्ययन के हिसाब से हम चीज़ों को स्टडी करेंगे। सामान्य अध्ययन क्या होता है ये बात मैं समझा चुका हूँ पहले ही, कि सामान्य अध्ययन और विशेष अध्ययन का परिभाषा क्या होता है, मतलब क्या होता है उसका। तो आज के लेक्चर का मतलब हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो बोहर या बोर जो भी आप बोलते हो, मैं बोहर लिख देता हूँ, बाकी बोर भी लिख सकते हो आप। बोर के परमाणु मॉडल, बोर के परमाणु मॉडल की पृष्ठभूमि से संबंधित तथ्य तथा
आधुनिक परमाणु, अभी हम आधुनिक वाला पढ़े नहीं हैं, इसका बैकग्राउंड देख के फिर पढ़ेंगे, तो आज बैकग्राउंड कर लेते हैं। आधुनिक परमाणु मॉडल से संबंधित पृष्ठभूमि। बैकग्राउंड क्या था, आज आपको बैकग्राउंड में डूबूंगा, ठीक है ना, बैकग्राउंड में ही आज डूबना है स्लो मोशन में। ये दो बातें हमको पढ़नी है, इसमें क्या क्या, इतनी बातें समझ में नहीं आती हैं, तो पहले आपको समझ में आ जाए कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में, जो मैंने आपको लगभग 2 या 3 जगहों पे पढ़ा दिया है। एक तो फिजिक्स में पढ़ाया है, दूसरा सुदूर संवेदन टॉपिक पढ़ रहे थे तकनीक में, वहां भी बताया था, और उसके साथ साथ एक जगह पे और इसकी बात हुई थी, और वो था यूनिट 9 प्रीलिम्स का, उसमें स्पेक्ट्रम की बात आती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में आती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग एवं स्पेक्ट्रम, तरंग एवं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम संक्षिप्त में यहाँ बात करेंगे, यहाँ ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि फिजिक्स में ऑलरेडी इसको देखे हुए हैं, 3 जगहों पे पढ़े हुए हैं पहले। और क्या, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन का, अच्छा उससे पहले हम पढ़ेंगे क्या, स्पेक्ट्रा के प्रकार थोड़ा पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रम का बहुवचन होता है, स्पेक्ट्रा के प्रकार, क्योंकि पहले लेक्चर नंबर 22 में जाके अगर आप देखेंगे तो ये सब बैकग्राउंड में लिखवाया था, बोला था कि बाद में समझाऊंगा। स्पेक्ट्रा के 2 प्रकार, एक पढ़ेंगे सतत स्पेक्ट्रम और दूसरा पढ़ेंगे, अच्छा ऐसे कर लो, एक कर लेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, एक पढ़ेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, बहुत लेंदी टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे हैं, समझ लेंगे हम अपने लेवल पर। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, दूसरा हो जाएगा अवशोषण स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम थोड़ी बहुत बातें तो उस दिन ही बता दिया था। ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है, इसमें मुख्य रूप से 2 होते हैं, वैसे तो ये भी वैसा होता है लेकिन इसमें 2 होते हैं, एक सतत स्पेक्ट्रम होता है और दूसरा होता है रेखीय स्पेक्ट्रम। रेखीय स्पेक्ट्रम। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, लगे हाथों थोड़ा सा पढ़ लेंगे आदर्श कृष्णिका के बारे में। आदर्श कृष्णपिंड या कृष्णिका, जो भी आपको अच्छा लगे, ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी। उसके बाद थोड़ा सा हम पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, सब जीएस के लेवल पे, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। और उसके बाद आगे पढ़ेंगे, इसके जस्ट आगे पढ़ेंगे, अच्छा यहाँ एक चीज़ और हमको पढ़ना है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। इसी में आप और बना लीजिएगा एक, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम। केवल हाइड्रोजन का पढ़ लेंगे, बाकियों का हमें जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बहुत शॉर्ट में, बस समझने के लेवल पर, कि कभी प्रीलिम्स में या एमपीपीएससी के तो मेंस में भी पूछ सकता है, तो कैसे संभालें अगर कभी आ जाए तो, क्योंकि बहुत बेसिक बात है ये जानना आपको जरूरी है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। उसके बाद पढ़ेंगे, ये हो गया, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, द्रव्य की द्वैती प्रकृति। द्रव्य की द्वैती प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ेंगे, उस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि बाद में चल के डी ब्रोगली इसको बताएंगे, इसी को डी ब्रोगली का समीकरण कहा जाता है, आगे इन्होंने ही कंसेप्ट दिया था। और आज का लास्ट टॉपिक जो रहेगा, वो रहेगा हाइजेनबर्ग का। हमने पढ़ा था बोर के मॉडल में कि बोर का मॉडल क्या था, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का व्याख्या नहीं कर पाया, तो वो है क्या, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का सिद्धांत। और अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो लास्ट टाइम पे अंत में एक नोट डाल लेंगे, एक नोट के बारे में पढ़ लेंगे। वो नोट क्या रहेगा, द्रव्य तरंगे एवं चुंबकीय तरंगों में अंतर। द्रव्य तरंगे अलग होती हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगे अलग होती हैं, तो वर्सेस बना सकते हो, बनाम द्रव्य तरंगे बनाम विद्युत चुंबकीय तरंगे। शॉर्ट में लिख रहा हूं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो आज के
क्लास का अब आपको लग रहा होगा कि यार एजेंडा तो काफ़ी बड़ा हो गया है, क्लास लग रहा है कि आज 3, साढ़े 3, 4 घंटे खींचने वाली है क्या? नहीं, इतना नहीं लगेगा, क्योंकि हमको जीएस के हिसाब से पढ़ना है। देखते हैं कितना लग जाए, लेकिन संभवतः जो अपना नॉर्मल टाइम होता है उसमें ख़त्म हो जाना चाहिए। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रा के प्रकार, आदर्श कृष्णिका, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, द्रव्य की द्वैती प्रकृति, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, और लास्ट में अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग देख लेंगे द्रव्य तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगों में डिफरेंस क्या है। इन बातों को हमें समझ के पढ़ना है, जिससे कि जब हम आधुनिक परमाणु मॉडल पढ़ें तो आसानी से समझ में आए। चलो, तो एजेंडा सबको समझ में आ गया। आज क्लास का क्या है, क्या एजेंडा है? एजेंडा है कि आज हम लोगों को पृष्ठभूमि में, पृष्ठभूमि को बोलते हैं बैकग्राउंड, तो आज हम लोगों को बैकग्राउंड देखो दोनों जगह बैकग्राउंड ही है, तो बैकग्राउंड में आज हम लोगों को नहीं, आप लोगों को डूबना है और स्लो मोशन में डूबना है, जिससे कि बातें आराम से समझ में आए। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और क्लास शुरू करते हैं, एक एक का स्टडी करना शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए विद्युत चुंबकीय तरंगे एवं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। इसको मिटा रहा हूँ, हेडिंग डालिए विद्युत चुंबकीय तरंगे एवं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। सिलेबस की सिंगल बात भी हम नहीं छोड़ेंगे, हर एक चीज़ को पढ़ते चलेंगे, कुछ भी छोड़ के एग्जाम में नहीं जाएंगे कि वहाँ सरप्राइज हो जाएं हम। जब सिलेबस में बताया हुआ है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप लोग विद्युत चुंबकीय तरंगे। पहला पॉइंट विद्युत चुंबकीय तरंगे और स्पेक्ट्रम तो पहले बाद में देखें। विद्युत चुंबकीय तरंगे मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, लेकिन अब क्लास चल रही है तो थोड़ा बेसिक जानकारी दे देते हैं यहाँ पे। विद्युत चुंबकीय तरंगों का मतलब क्या होता है? ऐसी तरंगे, अब तरंग नाम का एक चैप्टर ही हमने पढ़ा था फिजिक्स में, याद करिए। फिजिक्स में आपको पढ़ाया था कि तरंग में अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, उसका पूरा अलग अलग तरीके से हमने चीज़ें बनाया था, वहाँ अब नहीं जाएंगे। अलग अलग आधारों पर उसको हमने बांटा था। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में लिखेंगे ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए, संचरण मतलब क्या समझ रहे हो? चलना, गमन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, प्रोपागेशन इंग्लिश में बोलते हैं। ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की अनिवार्यता नहीं होती है। माध्यम की अनिवार्यता मतलब जरूरी नहीं है कि रहे ही माध्यम तभी ये चलेगा, अनिवार्यता नहीं होती है, माध्यम की अनिवार्यता नहीं होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। अब बात आ रहा कि माध्यम क्या, मतलब कोई माध्यम ही न रहे, न तो ठोस माध्यम रहे, न तो द्रव माध्यम रहे, न तो गैस माध्यम रहे, कोई माध्यम नहीं है। और जब कोई माध्यम नहीं है तो उसको हम निर्वात बोलते हैं। निर्वात बोलते हैं, न तो गैस है वहाँ पे, न द्रव है, न ठोस है, तो उसको हम निर्वात बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। और मैं पहले बोल रहा हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा लो लेवल पर लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये बात मैंने कई जगहों पे पढ़ा दिया है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, अपने आप में एक टॉपिक बन जाता है ये। तो अभी बस आपको समझना कि ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की अनिवार्यता नहीं होती है। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि अनिवार्यता क्यों लिख रहे हैं आप। किताबों में तो बोलता है कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मैं आवश्यकता न लिख के अनिवार्यता इसलिए लिख रहा हूँ। क्यों? इस बात को समझो, शब्द हमको सही प्रयोग करने चाहिए। ऐसा क्यों मैंने प्रयोग किया? क्योंकि अगर माध्यम रहेगा तो ऐसा नहीं कि ये चलेंगी नहीं, माध्यम अगर उपस्थित है तब भी ये क्या कर सकती हैं, उसमें संचरण कर सकती हैं, चलेंगी, गमन तो कर ही सकती हैं। और अगर माध्यम नहीं है तो कोई इनको तकलीफ नहीं है, माध्यम अगर नहीं है तब भी संचरण करेंगी। इसलिए माध्यम की अनिवार्यता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरी तरंगे जो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं, उनमें माध्यम की अनिवार्यता होती है। आवश्यकता केवल नहीं बोलेंगे, अनिवार्यता बोलेंगे। कारण मैं अभी जो बोल रहा हूँ ना, ध्वनि, आवाज़, ये ध्वनि किसी माध्यम से जा रही है। कैसे? जैसे देखो, अगर वायरलेस माइक नहीं है, अगर वायर वाला माइक है, तो ये वायर क्या कर रहा है, एक माध्यम ही है ना, ठोस माध्यम है, ये कैमरे तक ले जा रहा है।
और फिर कैमरे से उस आवाज़ को यहाँ तक लाने के लिए, लैपटॉप में लाने के लिए एक कैप्चर कार्ड लगा हुआ है, ये भी केबल के द्वारा जुड़ा हुआ है। प्लस यहाँ से मैं बोल रहा हूँ तो आसपास के लोग भी सुन रहे होंगे। वो कैसे सुन रहे होंगे? तो वायु है, यहाँ पे गैसियस माध्यम है, कुछ ठोस भी चीज़ें रखी हुई हैं, उनमें चल के वो जा रहा है। अगर सारे माध्यम हटा दिया जाए ना तो ये ध्वनि तरंगे नहीं चलेंगी। इसलिए तरंगों को कई वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है यांत्रिक तरंग, एक होता है अयांत्रिक तरंग, दूसरा हमने बता दिया अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। ये क्या है? फिजिक्स के लेक्चर में आप जाकर रिवाइज कर लीजिएगा, अदरवाइज फिजिक्स का लेक्चर फिर डबल से जब चालू होगा तो वहाँ पे फिर देखेंगे। अभी बस समझिए विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की अनिवार्यता नहीं होती है, माध्यम न रहे तब भी ये चल पाएंगी, उनको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। इन विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में कैसे कहानी बढ़ी थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। तो 1660 के आसपास या 1600 एडी में, डेट इधर उधर लिखे रहते हैं, न्यूटन ने बोला कि जो सूर्य का प्रकाश है ना, न्यूटन ने बोला कि जो सूर्य का प्रकाश है, इस सूर्य के प्रकाश में 7 रंग हैं, मतलब 7 तरंगे हैं। 7 रंग हैं मतलब क्या? 7 तरंगे हैं। सूर्य के प्रकाश में 7 तरंगे हैं या 7 रंग हैं, अभी बस समझ लो। और ये 7 रंग हमारी नग्न आंखों से दिखाई देते हैं। नग्न मतलब क्या? कोई भी सूक्ष्मदर्शी या कोई उपकरण नहीं प्रयोग कर रहे हैं, नग्न आंखों द्वारा दिखाई दे देंगे। अगर प्रिज्म से इसको हम गुजारें तो एक प्रिज्म लगा दें और प्रिज्म पे अगर इसको हम डालें सूर्य के प्रकाश को, तो ये 7 रंगों में इसको विभक्त करके दिखाता है। नग्न आंखों से भी हम इस बात को देख पाएंगे। तो ये 7 तरंगे हमको नग्न आंखों से दिखाई देती हैं, नग्न आंखों से दिखाई देती हैं। इसका नाम उसने रखा क्या? दृश्य प्रकाश। इसका नाम स्पेक्ट्रम, अभी मत बोलो, स्पेक्ट्रम समझा दूंगा, हालांकि पहले बता चुका हूं, दृश्य प्रकाश बोल दिया। बट बाद में लोगों ने जाके देखा कि नहीं यार ऐसा नहीं है। खासकर 1870 में, कुछ लोग 1867 लिखते हैं, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये डेट में इधर उधर थोड़ा मिल जाता है। 1870 में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था जेम्स मैक्स क्लार्क। अब तो क्लार्क दिमाग में रखिएगा, नाम देख लीजिए, क्लार्क है। तो क्लार्क नामक एक विद्वान आया और इस क्लार्क ने क्या किया? बोला कि ऐसा नहीं है कि केवल सूर्य का जो प्रकाश है इसमें केवल दृश्य प्रकाश है, बल्कि सूर्य के प्रकाश में तो क्या है, और भी बहुत सी तरंगें हैं जो हमारी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती। बस दिक्कत ये है। तो उसने बोला कि जो दृश्य प्रकाश है ये तो है ही सूर्य के प्रकाश में, दृश्य के साथ साथ अदृश्य भी है। और अदृश्य मतलब क्या? जो हमारी नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, अदृश्य प्रकाश भी उसमें है। और फिर इन्हीं ने ये बताया कि जो प्रकाश है ये प्रकाश कैसा है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, अर्थात प्रकाश को संचरण करने के लिए, गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश बिना माध्यम का चल जाता है। और यह स्वाभाविक सी बात है, आप देख रहे हैं कि सूर्य से पृथ्वी के बीच में कई जगहों पर निर्वात होता होगा, लेकिन प्रकाश फिर भी चल के आ जाता है। उसके साथ साथ आप देखोगे, अगर आप कहीं एकदम निर्वात बना दें, वैक्यूम तो हम बना सकते हैं आज, उस वैक्यूम में भी अगर आप बल्ब जला दोगे तो चारों तरफ उजाला कर देगा। तो हाँ, अनिवार्य माध्यम की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अदृश्य प्रकाश और दृश्य प्रकाश की बात उन्होंने बताया कि अदृश्य प्रकाश भी इसमें है। और इन्होंने केवल एक नहीं, आगे चल के देखोगे तो मैंने पूरा पढ़ाया है कि औरक्त की खोज किसने किया है, एक्सरे की खोज किसने किया, गामा की खोज किसने किया। अब वो यहाँ पे टॉपिक नहीं कवर करेंगे, बस ये समझ लो कि इन्होंने एक तो ये बताया कि अदृश्य प्रकाश भी है, और दूसरा बात यह आई कि विद्युत चुंबकीय तरंगे भी, जो प्रकाश होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंग ही है, माध्यम में तो चलती ही है, ये माध्यम के बिना भी चलती है। बस फर्क इतना है, आप ध्यान रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में सबसे तेज चलती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में सबसे तेज गति इनकी रहेगी, बहुत तेज चलेंगी। और जैसे जैसे माध्यम लेकर आओगे ना, द्रव लेकर आओगे तो धीमी हो जाएंगी, द्रव में धीमी हो जाएंगी, ठोस में लेकर आओगे और धीमी हो जाएंगी। और ठोस जितना ज़्यादा ठोस क्रिस्टली होता जाएगा उतना धीमी होती जाएंगी ये।
और यही जब अगर अपनी ध्वनि की देखोगे ना, सब पढ़ा चुका, तो ध्वनि उल्टा चलती है। ध्वनि निर्वात में पूरी तरीके से इसकी गति लुल हो जाती है, जो आप लोग बोलते हो ना लुल वाली भाषा, जीरो हो जाती है। और निर्वात के जैसे ही इसको द्रव में लेकर आएंगे थोड़ा तेज हो जाएगी। बोलो सर गैस क्यों नहीं बोल रहे हो, तो गैस लिख लो। गैस में आओगे थोड़ी कम होगी, लेकिन लोग किताबों में निर्वात और गैस को एक ही मान लेते हैं, बट इसमें डिफरेंस है। निर्वात में थोड़ा तेज चलेगी, गैस में थोड़ा सा उससे कम, लेकिन लगभग बराबर ही रहेगी। और द्रव में यहाँ पर ये थोड़ा तेज हो जाएगी और ठोस में आओगे और तेज हो जाएगी। और मैं आपको कई बार एग्जांपल देता हूँ कि जब कान लगा के आप किसी अपने जो बेंच पर बैठ के बजाते हैं, आप कुछ कच्चा बादाम वाले टाइप पर लिरिक्स कुछ धुन बजाते हैं, तो आपको बड़ा मज़ा आता है कि मैं तो एकदम हिमेश रेशमिया बन गया हूँ। लेकिन पड़ोसी वाले को समझ में नहीं आता कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि आपने कान उसी पे रखा है, तो आपके कान में ठोस से होकर जा रही है तो बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, ठीक ठाक आवाज़ आ रही है। और बाकियों का कान ऊपर है तो गैस से चल के वही ध्वनि आ रही है, तो धीमे आ रही है, तो उतना मज़ा उनको नहीं आता है। खैर ये अब एक अलग चैप्टर है, उस पर बात नहीं करेंगे। अभी बस समझ लीजिए कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है। अब जब ये अदृश्य प्रकाश की बात आई कि अदृश्य तरंग भी है, तो बात हुई कि भैया अदृश्य तरंग कौन कौन सी हैं। तो इसको ढूंढने में बहुत से लोगों ने मेहनत किया। हम वहाँ न जाकर अब थोड़ा सा पहले स्पेक्ट्रम की बात कर लें, उसके बाद इसको समराइज कर दें। यहाँ पर स्पेक्ट्रम अब क्या होता है, बात आती है कि स्पेक्ट्रम क्या है। स्पेक्ट्रम अक्सर हम बोलते हैं, लेकिन परिभाषा पर ध्यान नहीं देते कि आखिर में इसका नाम क्या है। तो स्पेक्ट्रम क्या है, अब स्पेक्ट्रम क्या है, तो इसमें आपको दिमाग में रखना है कि जब अभी सूर्य का प्रकाश ही दिमाग में रख लो। जब सूर्य के, ऐसे लिख लो, हटाओ, जब किन्हीं तरंगों के समूह को, जब किन्हीं तरंगों के समूह को, जब किन्हीं तरंगों के समूह को उनके तरंगदैर्ध्य अथवा आवृत्ति के, ये बातें बता चुका हूं, तरंगदैर्ध्य आवृत्ति क्या है, और थोड़ी सी फिर बता दूंगा अगर दिक्कत होगी तो। उनके तरंगदैर्ध्य अथवा आवृत्ति के अवरोही अथवा आरोही क्रम में, अवरोही घटते, अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है, व्यवस्थित कर दिया जाता है। तो इसी व्यवस्था को, तो इसी क्रम को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम या वर्ण क्रम। इंग्लिश में बोलते हैं वर्ण, हिंदी में बोलते हैं वर्ण क्रम, इंग्लिश में बोलते हैं स्पेक्ट्रम। बड़ा आसान है, कोई भी तरंग ले लो और उस तरंग को, तरंग में तरंगदैर्ध्य होगा, तरंग में आवृत्ति होगी, तरंग में आवर्तकाल होगा, बहुत कुछ चीज़ें रहती हैं तरंग की विशेषताएं, सारी बात यहाँ नहीं करनी है। तो उनके तरंगदैर्ध्य के या तो अवरोही में जमा लो या तो आरोही में जमा लो, आपकी मर्जी है। और आपको लगता है कि तरंगदैर्ध्य में नहीं जमाना है, मैं तो आवृत्ति में जमाऊंगा, तो जमाओ, आवृत्ति के अवरोही में कर दो या आवृत्ति के आरोही में कर दो। कई लोग तो इसी में फंस जाते हैं कि अवरोही क्या है, आरोही क्या है। अवरोही मतलब होता है घटता क्रम, घटते क्रम को सीढ़ी से उतरोगे तो अवरोही, और सीढ़ी पे चढ़ोगे तो क्या है, आरोही। घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दोगे तो जो क्रम मिलेगा उसी क्रम को हम क्या बोल देते हैं, वर्ण क्रम। जैसे स्कूलों में प्रेयर होता था ना, तो स्कूल में प्रेयर होता था तो आप देखते थे कि खड़ा कराते थे बच्चों को, सबसे पहले छोटा एकदम कच्चे बादाम टाइप को पहले, फिर उससे थोड़ा पका, फिर उससे पका, उससे पका, हाइट के अनुसार बता रहा हूँ मैं, एज तो लगभग सेम ही रहता है। तो उसको हम बोलते हैं कि एक क्रम में खड़ा करा देते हैं टीचर। वैसे ही यहाँ पर अगर क्रम बना दे रहे हैं तो वो क्या है, स्पेक्ट्रम। अब लगे हाथों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तरंगदैर्ध्य आवृत्ति कुछ लोगों के लिए सिर दर्द बन सकता है, तो मैं इसको हटा के यहाँ पहले टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दूं कि ये जो संचरण होता है ना, इसका संचरण, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे संचरण कैसे करती हैं। ये तरंगे संचरण करती हैं किस रूप में, तो तरंग के फॉर्म में संचरण करती हैं, तरंग के रूप में। और इस तरंग के रूप में जब ये संचरण करती हैं तो श्रृंग और गर्त के रूप में करती हैं, श्रृंग व गर्त, ध्यान रखिएगा।
ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ना, तो यहाँ पर अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य की बात आती है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा अभी। ये अनुप्रस्थ तरंग होती है और इसलिए ये चलती हैं किसमें, श्रृंग और गर्त में। तो श्रृंग और गर्त के रूप में क्या होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन ऑटोमेटिक आ गया। तो अब आपको ये दोनों बात भी फिर से समझा देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ और आप लिख लीजिए उसके नीचे बल्कि कहीं कि विद्युत चुंबकीय तरंगें तरंग के रूप में श्रृंग और गर्त के रूप में चलती हैं, क्रेस्ट और ट्रफ, इंग्लिश में बोलते हैं क्रेस्ट और ट्रफ। कैसे, जैसे देखो ये कोई विद्युत चुंबकीय तरंग है तो ये हमेशा, ये इसका मध्यमान स्थिति है तो ये ऐसे चलती है। ध्यान रखिएगा, सारी ये अनुप्रस्थ तरंगों की बात कर रहे हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे संपीड़न विरलन में चलती हैं, ऐसे संपीड़न, कंप्रेशन, फिर विरलन, फिर संपीड़न, फिर विरलन। जो हमारी ध्वनि है वो ऐसे चलती है, ध्वनि ऐसे चलती है, ध्वनि ऐसे नहीं चलती है। बट मैं बोल रहा हूँ ना कि तरंग का टॉपिक नहीं है, फिजिक्स नहीं है, ये केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री में बैकग्राउंड में सेट कर रहा हूँ कि आपको बात समझ में आ जाए, इसलिए मैं अब इन बातों की चर्चा यहाँ नहीं करूँगा कि संपीड़न विरलन के माध्यम से कौन सी तरंगें चलती हैं, कैसे ऊर्जा का ट्रांसफर इसमें होता है, ये हमारे काम का यहाँ नहीं है। तो इसमें देखो, अब इसमें जो ये ऊपर वाला भाग है ना, ये ऊपर जो बन रहा है भाग, इसको बोलते हैं श्रृंग, सिंग नहीं श्रृंग, और इंग्लिश से बोलते हैं क्रेस्ट, कुछ लोग क्रस्ट भी पढ़ते हैं। और नीचे वाला जो ये दिख रहा है इसको हम बोलते हैं क्या, गर्त, इसको हम बोलते हैं ट्रफ। अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो तरंगदैर्ध्य समझो। तरंगदैर्ध्य क्या है, तो तरंगदैर्ध्य का मतलब हो गया, इस रूप में ही चलती हैं तरंगे हमेशा, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तरंगदैर्ध्य का मतलब क्या होता है, किन्हीं दो क्रमागत श्रृंगों या कोई दो क्रमागत श्रृंग ले लो या कोई दो क्रमागत गर्त ले लो, दोनों की दूरी बराबर ही आएगी और इसी दूरी को हम क्या बोलते हैं, तरंगदैर्ध्य। किन्हीं दो क्रमागत श्रृंगों या किन्हीं दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी, आपको गर्त पसंद है तो गर्त लो, अगर आपको श्रृंग पसंद है तो श्रृंग लो। किन्हीं दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी क्या कहते हैं, नहीं लिखूंगा, के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, तरंगदैर्ध्य। और इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसको दिखाते हैं किससे, हम इसको प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से। ये एक शब्द, एक सिंबल है लैम्डा, लैटिन लैम्डा बोलते हैं, कुछ लोग लैम्डा बोलते हैं, जो आपको अच्छा लगे। और इसको मापन कैसे करते हैं हम, छोटा रहता है अक्सर तो इसका मापन कई मात्रकों में करते हैं, कुछ लोग एंगस्ट्रॉम में करते हैं। कई जगहों पे आप देखोगे तो एंगस्ट्रॉम या एंगस्ट्रॉन बोलते हैं लोग, म आएगा एंगस्ट्रॉम, एक के ऊपर ऐसे जीरो लगा के करते हैं। और ये फिजिक्स में पढ़ा दिया हूं मैं, कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर के होता है। तो कुछ लोग एंगस्ट्रॉम में करते हैं, कुछ लोग इसको नैनोमीटर में करते हैं, कुछ लोग इसको मापते हैं किसमें, नैनोमीटर में। ये बड़ा उलझन है, मैं देखता हूँ बच्चे, मैं पढ़ा दिया एंगस्ट्रॉन में, वो नैनोमीटर वाला पढ़ के आते हैं, बोलते सर आप गलत पढ़ा दिए, मात्रक नहीं देखते, बोलते सर आपने 10⁻10 बताया था, मुझे 1 एंगस्ट्रॉम किसी का बताया, मैं 1 एंगस्ट्रॉम है, वो पढ़ के आ गए कि वो तो नैनोमीटर में आए तो थोड़ा सा अलग हो गया, तो फिर बोलते हैं कि ये गलत हो गया। तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए, इसलिए मैं आपको फिजिक्स के शुरू के लेक्चर में ही ये सब समझा देता हूँ। नैनोमीटर, और नैनोमीटर जो होता है इसको 10⁻9 मीटर के बराबर होता है, 9 मीटर। कई बार लोग इसको माइक्रोमीटर में यूज करते हैं, तो इससे सब मान एक ही रहेगा, वैल्यू बिगड़ती बढ़ती रहेगी। माइक्रोमीटर को म्यू से दिखाते हैं, म्यू एम माइक्रोमीटर, नैनोमीटर को एनएम नैनोमीटर। ये कितना होता है, 10⁻6 मीटर। कुछ लोग मिलीमीटर में दिखाते हैं, कुछ लोग सेंटीमीटर में दिखाते हैं, आपकी मर्जी है आप किस में दिखाना चाहते हो। कन्वर्जन अगर पढ़ लिए हो चैप्टर मेरा जो फिजिक्स में बताया था तो उससे आप कन्वर्ट कर लेना, आपकी मर्जी है, सेंटीमीटर में दिखाना है, मिलीमीटर में दिखाना है, जिसमें चाहो उसमें दिखा लो। तो ये इसके मात्रक अलग अलग मिल जाएंगे, तो वैल्यू आपको थोड़ी अलग अलग मिल जाएगी। और विद्युत चुंबकीय तरंगे तो बहुत सी, अभी हम देखेंगे डायग्राम एक बना के। जब विद्युत चुंबकीय तरंगे बहुत सी हैं, जैसे हम लोग इंसान बहुत से हैं ना, पूरे विश्व में 750 करोड़ इंसान हैं, तो सब में अलगाव क्या है,
अलगाव एक तो रंग रूप का जो है वो है ही, तो रंग रूप की बात छोड़ दे तो नाम का भी अलगाव है ना, सबका अलग अलग नाम दिया गया है। नाम सेम हो गए तो सन ऑफ अलग हो जाता है कि किसके हो। वैसे ही इनका अलगाव ही हम कैसे करते हैं, इनका अलगाव होता है किससे, तो इनके आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य से, क्योंकि ये बहुत सी हैं तो इसलिए आवृत्ति तरंगदैर्ध्य मैं आपको बता रहा हूँ। आवृत्ति क्या है समझ लो, आवृत्ति के बारे में लिख लो, फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी। कोई इंग्लिश में अगर इसको लिखना चाहता है तो वेव लेंथ लिख लेना, वेव लेंथ। आवृत्ति क्या है समझो, ये देखो एक इतना किया तो आधा चक्कर लगा, ये इतना किया तो पूरा एक चक्कर लग गया, इतने में एक चक्र हो गया। ऐसे ही फिर यहां से शुरू हुआ, यहां आधा चक्कर, यहां एक चक्कर, चक्र या चक्कर बोलो, तो हम देखेंगे कि एक सेकंड में कितने चक्कर पूरा कर ले रहा है ये। तो क्या लिखेंगे, एक सेकंड में विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा, जिसको पढ़ रहे हैं उसी की बात करें, विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा तय किए गए या पूरा किए गए, जो भी आपको अच्छा लगे, विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा तय किए गए चक्करों की संख्या या चक्रों की संख्या क्या कहते हैं, को आवृत्ति कहते हैं। संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं, तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसको दिखाते हैं 2-3 अक्षरों से, कुछ लोग F से दिखाते हैं, कुछ लोग स्मॉल n से दिखाते हैं, और कुछ लोग इसके लिए एक ऐसा V जैसा थोड़ा टेढ़ा सिंबल बनाते हैं जिसको न्यू बोलते हैं, NU, नू, और पढ़ते हैं न्यू। IPL देख रहे होंगे तो टाटा न्यू बॉक्स भी मिल रहा है, वो नहीं, तो ये न्यू। इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका मात्रक 1/सेकंड होता है, मतलब सेकंड की घात -1। अब डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं। और अदरवाइज इसको एक विद्वान ने बताया था जिसका नाम था हर्ट्स, तो इसलिए इसका मात्रक हर्ट्स भी डालते हैं लोग, इसका मात्रक हर्ट्स भी बोलते हैं। और कई बार लोग इसको प्रति साइकिल भी बोलते हैं, प्रति साइकिल या साइकिल प्रति सेकंड, इसी को क्या बोलते हैं, साइकिल प्रति सेकंड। साइकिल मतलब यही चक्कर, साइकिल प्रति सेकंड, साइकिल चलाने वाला नहीं, साइकिल प्रति सेकंड लिख लेना, प्रति साइकिल में को बेहतर करके लिख लेना कि साइकिल प्रति सेकंड, ये इसके। और एक बात आपको दिमाग में यहाँ रख लेना है कि जो तरंग दैर्ध्य होता है और जो आवृत्ति होते हैं, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। अब इसको हम समझने के लिए अभी यहाँ छोटा सा डेरिवेशन करके समझ सकते हैं कि कोई मतलब नहीं है, आप बस ये समझो कि तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, तरंग दैर्ध्य बराबर होता है 1 में आवृत्ति, ठीक है। और बराबर नहीं लगाना है तो आप ऐसे व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह लगा दो, तरंग दैर्ध्य व्युत्क्रमानुपाती 1 में आवृत्ति, मतलब तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के बीच में उल्टा संबंध होता है। तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो आवृत्ति घट जाएगी, जाहिर सी बात है। देखो तरंग दैर्ध्य बड़ा करो, ये तरंग दैर्ध्य मैंने बड़ा किया, देखो तो चक्कर देर में लगेगा ना, चक्कर लगने में समय लगेगा। और ये देखो मैं छोटा कर दिया, कितना जल्दी चक्कर लग रहा है, फटाफट चक्कर लग रहा है। तो 1 सेकंड में चक्करों की संख्या बढ़ जाएगी अगर तरंग दैर्ध्य कम कर देंगे तो, और तरंग दैर्ध्य बढ़ा देंगे तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 1 सेकंड में एक ही चक्कर लगेगा, पता चलेगा। तो बस ये समझो कि तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। और कॉमन सेंस लगाकर इस बात को समझ सकते हो, जीएस पढ़ रहे हैं, सामान्य अध्ययन, और इसलिए मैं इसको कहीं भी गणितीय रूप देने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, जरूरत ही नहीं है। तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। अब ये तरंग दैर्ध्य आवृत्ति में क्यों बताया आपको कि जब तरंगों का समूह लिखो, उनको तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम या बढ़ते क्रम में जमाओ, या आवृत्ति के घटते या बढ़ते क्रम में, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम। अब आता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं कितनी, तो इसकी खोज अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय में किया, वो हमें जानने की जरूरत नहीं है। केवल मैं एक डायग्राम बना के यहाँ पे इस काम को समराइज कर रहा हूँ, फिर अगला टॉपिक पे आते हैं। क्योंकि हम केमिस्ट्री एक तो पढ़ रहे हैं, दूसरा पहले इस बात को पढ़ चुके हैं 2 जगहों पर या 3 जगहों पर, और तीसरी चीज़ की केमिस्ट्री में हमको इतना वेटेज इसके बारे में बैकग्राउंड में समझने की आवश्यकता है नहीं, जितना ज़रूरत है उतना बता रहा हूँ।
इतनी बात सबको समझ में आ गई क्या? जितनी बात मैं क्लास में बोलूँ उतनी समझ में आनी चाहिए, उससे एक्स्ट्रा जहाँ है वहीं देखेंगे। चलिए तो इसको मैं मिटाता हूँ और अब हेडिंग डालो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। हेडिंग डालो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय तरंग हमने पढ़ लिया, स्पेक्ट्रम की परिभाषा हमने पढ़ लिया, तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम आसानी से पढ़ सकते हैं। लिखो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में, लिखो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में विभिन्न तरंगों का समूह पाया जाता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में विभिन्न तरंगों का समूह पाया जाता है जिनकी खोज, आविष्कार तो बोल नहीं सकते, वो तो थी ही, तो जिनकी खोज अलग अलग समय में अलग अलग विद्वानों द्वारा किया गया, जिनकी खोज अलग अलग समय में अलग अलग विद्वानों द्वारा किया गया। अब आप एक डायग्राम ऐसे बना लो, ऐसे एक स्पेक्ट्रम बनाओ, डायग्राम बनाओ और पहले समझो, थोड़ा सा आप रुक जाओ, बल्कि 1 मिनट थोड़ा समझ के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी रिकॉर्डेड है ही तो कोई समस्या आएगी नहीं। देखो मैं यहाँ एक तीर इधर लगाता हूँ और इस तीर का मतलब मैं बोल देता हूँ कि जब इधर जाएंगे हम तो हमारा आवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी। आवृत्ति इधर क्या होगी, बढ़ेगी। और इधर तीर निकाल के ऐसे लिख देता हूँ कि जब हम इधर आएंगे तो उस समय क्या होगी, आवृत्ति घटेगी। तो ये तो आवृत्ति की कहानी हो गई। अभी समझ गए कि आवृत्ति तरंग दैर्ध्य उल्टा होते हैं। तो ये वाला जो तीर मैं इधर लगाया हूं ना, अब समझना थोड़ा ध्यान से, ये वाला तीर इधर जो मैं लगाया हूं, इसी बात को तरंग दैर्ध्य के हिसाब से बोलना है, तब क्या बोलेंगे, आवृत्ति बढ़ रही है ना। देखो आवृत्ति बढ़ रही है, इसलिए मैं एरो इधर दिखाया हूं कि यहां से इधर जाओगे तो आवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी। तीर देखो इधर लगा है, आवृत्ति बढ़ेगी तो 100% है। तरंग दैर्ध्य क्या होगा, तरंग दैर्ध्य क्या होगा, कोष्टक में लिख लेना, तरंग दैर्ध्य और नीचे ऐसे तीर लगा लो, कम होगा। और इधर क्या होगा, जब इधर आएंगे तो आवृत्ति बढ़ रही है, देखो तीर इधर लगाया ना तो आवृत्ति बढ़ रही है, तो 100% की तरंग दैर्ध्य क्या होगा, बढ़ेगा। जब आवृत्ति इधर आने पर, जब हम इधर आ रहे हैं तो उस समय आवृत्ति यहाँ लिख देता हूँ मैं, आवृत्ति कम हो रही है, ये आवृत्ति कम, तो तरंग दैर्ध्य क्या हो रहा है, तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा। अब मैं चाहता तो केवल इधर तरंग दैर्ध्य यहाँ लिख देता तो बात बन जाती कि इधर तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा है, इधर आवृत्ति बढ़ रही है, लेकिन आपको पूरा समझाना पड़ता है क्योंकि वैसे साइंस बैकग्राउंड रहता नहीं है बहुत से लोगों का, तो हर बात लिखनी पड़ती है कि आवृत्ति इधर बढ़ रही है, चाहो तो यहाँ बढ़ भी लिख लेना, बढ़ रही है तो तरंग दैर्ध्य घट रहा है। इधर से इधर आ रहे हैं तो तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा है लेकिन आवृत्ति कम हो रही है। अब तरंगे कौन कौन सी हैं फटाफट लिख लेते हैं। सबसे पहले हमको सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य वाली जो तरंग मिलती है उसको बोलते हैं रेडियो तरंग, और इसका आप लोग दूर संचार में बहुत प्रयोग करते हैं, मोबाइल वगैरह में भी इसका प्रयोग हो रहा है, जहां भी संचार हो रहा है रेडियो तरंग का प्रयोग हो रहा है। रेडियो तरंग का ही एक रूप होता है जिसको सूक्ष्म तरंग बोलते हैं, मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। तो यहाँ पे सूक्ष्म तरंग दिमाग में फिट रखना, तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा इसका है, इसका तरंग दैर्ध्य छोटा हो गया, समझ रहे हैं ना। अब उधर चल रहे हैं, तरंग दैर्ध्य इधर आने पे बढ़ता है ना, देखो इधर आने पे बढ़ता है, उधर चल रहे हैं तो घट रहा है, आवृत्ति बढ़ रही है। सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म तरंग के बाद जाते हैं तो हमको मिलता है औरक्त तरंग। इस औरक्त तरंग का भी बहुत फायदा है, रात को देखना है ना, रात को अगर कुछ देखना है आपको अंधेरे में तो औरक्त तरंग का प्रयोग करते हैं। उसके साथ साथ अगर आप लोग, मैं पढ़ाया हूँ कि अगर आजकल फिजियोथेरेपी की नाम सुनते होंगे आप लोग, फिजियोथेरेपी में अगर कई बार ऐसा होता है कि सिकाई किरणों से ही कर देते हैं, ऐसा नहीं कि गर्म पानी किए, गर्म पानी को पेट पे रख रहे हैं, सिकाई कर रहे हैं, नहीं, वहाँ जाओगे तो औरक्त किरण डाल देंगे, उससे सिकाई हो जाती है। तो बहुत से प्रयोग हैं। अब ये वही बोला कि अपने आप में एक चैप्टर बनता है, इसलिए जनरल बता रहा हूँ। औरक्त, औरक्त के बाद यहाँ मिला क्या, दृश्य, और ये न्यूटन भाई साहब ने सबसे पहले बताया था दृश्य। इन सब के बारे में जैसे विलियम हर्शल ने इसको बताया, तो अब सबका नाम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। दृश्य, दृश्य के बाद जैसे ही हम आगे जाएंगे तो फिर हमको मिलता है पराबैंगनी, ये नहीं दिखेगा,
पराबैंगनी यूवी रेज जिसको बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज, इसको विजिबल, इंग्लिश में इसको विजिबल, इसको इंफ्रारेड, इसको माइक्रोवेव्स, और इसको बोलते हैं रेडियो, इसका नाम तो यही है, रेडियो वेव्स। अब पराबैंगनी के बाद अगला जो मिलता है हमको वो क्या मिलता है, एक्सरे। आप देखते हैं कितना इसका यूज है, एक्सरेज। रोंटगन ने इसकी खोज किया था, रोंटगन नाम का विद्वान था, पीछे हमने उसका नाम देखा भी एक जगह। और उसके बाद आती है गामा रेज, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है गामा रेज। तो ये पूरा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, जिसमें है क्या, तो ये जो दृश्य वाला है ना, दृश्य वाला, ये इससे निकाल के चाहो तो अगर जगह हो तो 7 कलर लिख लो कि इसके 7 रंग हमको दिखाई देते हैं। दृश्य वाले के 7 रंग नग्न आंखों से दिखाई दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कौन से, विबग्योर, केवल शॉर्ट नेम लिख दे रहा हूँ, पढ़े हैं आप लोग, विबग्योर। ये 7 हमको दिखाई दे देते हैं नग्न आंखों से, ये दृश्य हैं। और बाकी सारे क्या हैं, अदृश्य हैं। इधर वाला भी हमको नहीं दिखाई देता, इधर वाला भी हमको नहीं दिखाई देता। हमारी आंखों की सीमा ही सिर्फ इतनी है कि वो दृश्य स्पेक्ट्रम को देख पाता है। तो ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम दृश्य के दोनों तरफ फैला हुआ है, इधर भी फैला है, इधर भी फैला है, दोनों हमको दिखाई नहीं देते हैं, केवल ये दृश्य वाला ही हमको दिखाई देता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आपको बस इतनी बात अभी दिमाग में रखनी है, इससे ज़्यादा मैं आपको कहीं अभी नहीं बताने वाला कि इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, इसकी आवृत्ति क्या होती है, इन सब के बारे में नहीं बताने वाला। बस अभी समझो कि इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा है, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है। इधर से उधर जाओगे तो धीरे धीरे आवृत्ति बढ़ेगी, इधर से इधर आओगे तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी, मतलब आवृत्ति घटेगी। ये आपको दिमाग में रखना है अभी। बाकी कभी फिजिक्स के लेक्चर वगैरह में करेंगे तो पूरा ये चैप्टर बनेगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई, ये बात सबको समझ में आ गई। इन सब का अलग अलग प्रयोग है, ठीक है। तो दृश्य स्पेक्ट्रम को अगर आप यहाँ, एक बात और दिमाग में आपको रखना है कि अब एक बड़ा बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिमाग में बनता है, लेकिन अब क्या है कि हम लोग पढ़ते समय कभी सोचते नहीं है ना, तो दिमाग की जो सीढ़ी चलनी है वो बंद हो गई है, चलती ही नहीं है। क्या मैं बोलने वाला हूँ यहाँ पे समझो। कई बार हमारे दिमाग में अचानक आता है कि यार ये परमाणु जो है, हमने पढ़ लिया अभी तक, इतने तो मॉडल पढ़ ही लिए हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग तो खोखला होता है, केवल नाभिक जो होता है वो ठोस होता है। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ाया था, उसमें बताया था ना कि बस कुछ तरंगे ही, कुछ किरणें ही, अल्फा किरणें ही वापस लौट रही थी और बाकी सारे निकल जा रही थी, तो खोखला है। तो ये बताओ कि ये जो हमारा ये बॉटल है, ये बॉटल दिख क्यों रहा है? जब ये खोखला है तो खोखला है तो प्रकाश जाके निकल जानी चाहिए उसमें, क्योंकि इसमें तो नाभिक होंगे, नाभिक दिखना चाहिए, बाकी सारा नहीं दिखना चाहिए, खोखला है। लेकिन फिर भी क्यों दिख रहा है? तो उसका कारण यही है भैया, ध्यान रख लेना कि ये जो दृश्य स्पेक्ट्रम है ना, इस दृश्य स्पेक्ट्रम को हमारी आंखें देख पाती हैं और इसका तरंगदैर्घ्य फिर भी बड़ा है, इसका तरंगदैर्घ्य तो फिर भी इनसे काफी बड़ा है ना। तो हमारे दृश्य तरंगे, जो दृश्य प्रकाश है ना, वो इस पर जाता है तो उसका तरंगदैर्घ्य बड़ा है, वो इसको क्रॉस नहीं कर पाता है, इसके खाली स्थान को क्रॉस कर ही नहीं पाता है। अब ऐसे ऊपर एक जाली लगी हुई है, उसमें से मैं चाहूं कि अलग हो जाऊं तो अलग नहीं हो पाऊंगा। छिपकली अलग हो जाती है, छिपकली मतलब उसमें से निकल के बाहर चली जाती है और फिर आ जाती है, मैं नहीं निकल पाऊंगा ना बाहर आ पाऊंगा। तो वैसे ही ये बड़ी तरंगदैर्घ्य है, हम जो आंखों से देख रहे हैं ना, जो विबग्योर वाली, ये बड़ी तरंगदैर्घ्य है। इसके खाली स्थान जो होता है ना, परमाणु छोटा होता है तो उसके खाली स्थान को क्रॉस नहीं कर पाती हैं, जाके टकरा के फिर वापस लौट जाती हैं, इसलिए हमको ये दिखाई दे रहा है। अगर एक्सरे से देखोगे ना, तो एक्सरे देखो, एक्सरे का क्या है, तरंगदैर्घ्य छोटा है, तो छोटा तरंगदैर्घ्य है और आवृत्ति बड़ी है। देखो ध्यान रखना कि जिसकी आवृत्ति ज़्यादा बड़ी रहेगी उसकी भेदन क्षमता ज़्यादा रहेगी, वो ज़्यादा भेदेगा, उसकी भेदन क्षमता ज़्यादा रहेगी। तो आवृत्ति अगर ज़्यादा है तो भेदन क्षमता क्या है, ज़्यादा।
और आवृत्ति कम है तो भेदन क्षमता कम। वही समझ लो अभी जनरली कि छिपकली को मान लो कि आवृत्ति छिपकली और मुझ में आवृत्ति मान लो, तो मेरी आवृत्ति क्या है, कम है, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है तो मैं बाहर नहीं हो पा रहा हूँ। छिपकली की आवृत्ति क्या है, ज़्यादा है, तरंगदैर्घ्य कम है इसलिए वो बाहर हो गई। तो एक्सरे से इसको देखोगे ना तो तुमको आर पार दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। इसलिए तो हमारे शरीर में देखो, शरीर हम देखते हैं ऐसे तो हमारा स्किन दिख जाता है, बस स्किन को क्रॉस कर ही नहीं पाती है हमारी ये वाली तरंग जो विबग्योर वाली है, तरंगदैर्घ्य बड़ा है तो क्रॉस नहीं कर पाती। अभी मत बोलना सर औरत और ये क्यों नहीं हमको दिखाई देती है। भैया तो हमारा आंख ऐसा बना ही है कि आंख केवल इसके लिए ही संवेदनशील है, यही देख पाता है और देख ही नहीं पाता है कुछ। कान भी पढ़े हैं हम लोग कि कान, इस ब्रह्मांड में बहुत सी ध्वनियाँ तेज तेज हो रही हैं। जैसे ही 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा आवाज़ हो जाती है, हर्ट्ज से, हर्ट्ज बोलते हैं हिंदी माध्यम के लोग, हर्ट्ज उसका सही है, तो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं सुन पाते। बहुत सी ऐसी आवाज़ें हैं, और 20 हर्ट्ज से कम हो गया तब भी नहीं सुनाई देती है। तो हमारा तो एक रेंज फिक्स किया गया है ना, प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया ही है कि हम सब कुछ ना कर सकें, भगवान ना बन सकें। तो दृश्य प्रकाश को ही हम देख पाते हैं और इनकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है। अब देखो, अगर किसी के शरीर को हम देखते हैं, सलमान भाई जब अपना शर्ट फाड़ देते हैं तो उनका स्किन से हमारी जो दृश्य लाइट है जाके टकरा के आती है तो हमको उनका बॉडी दिखाई देता है। और कोई एक्सरे वाला पहन लिया है कोई उपकरण तो उनको उनकी बॉडी नहीं, उनके अंदर की हड्डियां दिखाई देंगी, उनके अंदर के मांस दिखाई देंगे। और एक्सरे में यही तो होता है कि एक्सरे में इसकी तरंगदैर्घ्य कम है, आवृत्ति ज़्यादा है, तो ये घुस जाती है शरीर के अंदर, जाके शरीर के अंदर बता देती है कि क्या क्या है। और गामा किरण डाल दोगे तो और बता देगी, बट ये खतरनाक भी होते हैं। अक्सर आप सुनते हो ना कभी कि लोग अक्सर बोलते हैं कि भैया ये आँख नहीं है एक्सरे है, तो भले ही नहीं जानते वो कि इसका मतलब क्या है, लेकिन बोल दिए आँख नहीं है एक्सरे है। कई लोगों का इसमें है, हर्षवर्धन भाई का भी सुनता हूँ कि यही है, आँख नहीं है एक्सरे है। कुशवाहा जी का तो आँख ही है, अवस्थी जी का दोनों का मिक्सअप है। ठीक है, तो आँख नहीं एक्सरे है मतलब क्या कि जो पहन के आए हो ना, उस पहन के आए हो उसके अंदर हम देख रहे हैं, बाहर तो देख ही नहीं रहे हैं। इसको भेद के अंदर देख रहा है कि अंदर क्या पहने हो, बनियान में क्या है, समझ रहे हैं। तो टॉपिक पे आओ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ऐसे बस ये लिख लो कहीं, तुम लोग जो साइंस से डरते हैं वो लोग लिख लो कि आवृत्ति ज़्यादा हुई, आवृत्ति ज़्यादा तो भेदन क्षमता ज़्यादा, भेदन क्षमता ज़्यादा, और आवृत्ति कम तो, आवृत्ति कम हुई तो भेदन क्षमता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये दिमाग में रखेंगे। और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, वहाँ बात नहीं कर रहे हैं, बस ये इतना दिमाग में रखो। ये समझ गए ना, कोई वस्तु हमको दिखाई क्यों दे रही है। अच्छा, तुम लोग कभी देखना, ये कई जगहों पर आजकल तो कुछ रेलवे स्टेशन पर भी कर दिए हैं कि आप अपना बैग ले जाते हो ना, तो उस बैग को वो स्कैन करते हैं एक मशीन से, तो उसमें वो उसमें दिख जाता है, एक्सरे डाल देते हैं उस पर, कम आवृत्ति वाली, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा नुकसानदेह ना हो उस टाइप की एक्सरे डाल देते हैं उस पर। एक्सरे का भी एक पूरा रेंज है, तो उस एक्सरे को डालते हैं, तो उनको कहीं जो भी LCD लगाए होंगे वहाँ पे आपके अंदर दिखाई देता है कि उसमें क्या रख के ले गए हो। परेश रावल एक बार कंप्लेन कर रहे थे इस बात की। एक पिक्चर आई थी 1 2 3, देखे 1 2 3 में वो बिजनेस करते हैं कपड़ों का, अंडरगारमेंट्स का, तो उनको बड़ा तकलीफ था कि भैया ये एक्सरे करके देख लेते हैं अंदर की है क्या उसके अंदर, बार बार मेरी बेइज्जती खराब करते हैं। देखे वो पिक्चर 1 2 3। परेश रावल साहब एक बार फ़ोन लगाए थे, बोल रहे थे कि हमें तकलीफ है इस बात से। तो आप लोग भी बैग में कुछ ऐसा लेके मत जाओ जिसको एक्सरे हो तो पता चल जाए कि उसमें क्या क्या है। वो करते ही हैं, एयरपोर्ट पे तो जाओगे तो 100% करेंगे, बाकी जगहों पे ना करें कोई दिक्कत नहीं है, एयरपोर्ट पे तो 100% करेंगे कि क्या लेके जा रहे हो आप, उनको पता चल जाता है। जैसे ही संदिग्ध लगा तो रोक लेते हैं कि आप ठहरिए, आपका ट्रीटमेंट होगा। चलो, इतनी बात तो अभी समझ गए, केमिस्ट्री के लेवल पे ये बात अभी समझ जाओ। इसका यूज कैसे आगे होगा देखना। ये बात हटाता हूँ, अब आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम आप लोगों ने समझ लिया। अब अगला बात इसमें पढ़ते हैं हम लोग, विद्युत चुंबकीय
स्पेक्ट्रम की कहानी खत्म। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताऊं कि क्लास लगभग 1 घंटे के आसपास तो हो गई होगी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को समझने में। तो इस पर तो जो अपलोड, मतलब YouTube पर जो अपलोड करूंगा वीडियो, जो YouTube पे देखते हैं उनसे अभी मैं बात कर रहा हूं। आप लोग भले ही क्लास में, तो आप लोग तो जनरल पढ़े हैं, जो YouTube पर देखते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि ये लेक्चर तोड़कर टुकड़ों में डाल देंगे। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम अपने आप में एक बड़ा टॉपिक हो गया, तो इसका एक अलग ही वीडियो चला जाएगा। तो यहाँ से अब दूसरा वीडियो शुरू हो जाएगा, वो तो मैं उसमें से डायरेक्ट कट कर लूँगा। तो इसके आगे अब हम शुरू करते हैं। चलो, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे पहले स्पेक्ट्रा, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग जैसे ही पढ़ लिए, तो अब हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रा। और स्पेक्ट्रा क्या है? सीधी सी बात, वर्णक्रम हमने समझ लिया, तो स्पेक्ट्रम का बहुवचन होता है स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रम का बहुवचन हमने समझ लिया है कि अब देखो, ये सब बातें नहीं बता रहा हूं मैं यहां कि एक प्रिज्म रख देंगे, यहां से अगर हमने कोई प्रकाश इस पे डाला, श्वेत प्रकाश डाला जिसमें 7 रंग रहे, तो ये प्रिज्म के आगे एक पर्दा रख दें, तो इस पर्दे पर 7 रंग निकल के आ जाते हैं, ठीक है ना। 7 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 रंग निकल के आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। तो पूरा फिजिक्स की कहानी यहाँ नहीं हो पाएगी। वर्ण विक्षेपण, जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन या डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और ये जो 7 रंग एक क्रम में मिलते हैं, तो इसी क्रम को हम बोल देते हैं स्पेक्ट्रम। अब टॉपिक पे आते हैं, स्पेक्ट्रम का बहुवचन ये क्या है, स्पेक्ट्रा क्या है। तो स्पेक्ट्रम तो समझी गए हो। तो स्पेक्ट्रम देखा गया कि स्पेक्ट्रम खासकर जब हम परमाणुओं का स्पेक्ट्रम देखना शुरू करते हैं, परमाणु का स्पेक्ट्रम अगर हम देखना शुरू करते हैं, तो परमाणु के स्पेक्ट्रम 2 तरीके से मिलते हैं। आराम से समझते चलो। 2 तरीके से मतलब एक मिलता है क्या, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जिसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम। और दूसरा होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है अवशोषण, केवल शोषण नहीं, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या है, सीधी सी बात पहले समझो। जब किसी भी परमाणु को या किसी भी अणु को, पदार्थ समझ लो अगर दिक्कत होती है तो, जब उसको हम गर्म करते हैं, जब उसको हम गर्म करते हैं, उसको हीट देते हैं या उस पर प्रकाश डालते हैं, प्रकाश वाली बात तो अभी आगे बताऊंगा ही, प्रकाश डाल दिए या उसको गर्म किए, तो गर्म होने के बाद इसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं समझो कि ये नाभिक है मैंने, और बोर का मॉडल बता रहा है कि ये कक्षाएं होती हैं, और इलेक्ट्रॉन को अगर ऊर्जा मिल जाती है तो वो अपनी इस कक्षा को छोड़कर इस कक्षा में चला जाता है। पीछे बोर के मॉडल को एक बार पढ़ लीजिएगा, बताया था मैं। तो ऊर्जा मिली, तो जब यहां ये गया ना, यहां पर जब ये जा रहा है, तो पहले तो ऊर्जा यहां पे अवशोषित किया, और ऊर्जा गर्म किया तो अवशोषित करके यहां चला गया, और यहां बहुत देर तक नहीं रहेगा वो। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन या कोई भी चीज हमेशा अपने निम्न ऊर्जा वाली अवस्था में रहने का प्रयास करती है। तो निम्न ऊर्जा वाली अवस्था में तो कुछ देर तक यहाँ पे उच्च ऊर्जा में है। सावधान विश्राम भी बताया था आपको, बहुत देर तक विश्राम, सावधान में नहीं खड़े होते, विश्राम में बहुत देर तक खड़े रहते हैं। तो ये माइनस, अभी थोड़ी देर बाद ही 10 की घात -8 सेकेंड, अब सेकेंड दिमाग में नहीं रखना है, ये गिर के जब नीचे आएगा ना, तो ऊर्जा जो लिया था उसको क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, ऊर्जा को बाहर फेंक देगा कि भैया ये अपना सामान लो, हम तो अपने घर में ही ठीक हैं। जो उसको ऊर्जा एक्स्ट्रा मिल गई थी, जबरदस्ती घर से भगा दिया गया था, तो अब वो अपना उतनी ऊर्जा फेंक कर फिर से अपनी अवस्था में आ जाएगा। तो उस समय क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। जब इसको गर्म किया गया तो उस समय ये क्या करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। समझना है पहले बात को, ऊर्जा का पहले अवशोषित किया, उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में गया, और फिर
भाग के जब अपनी कक्षा में आएगा तो ऊर्जा को उत्सर्जित करके आएगा, फेंक के आएगा। तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो इसके सामने हम क्या कर देंगे, एक मशीन लगाएंगे जिसका नाम होता है स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप, कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर ये स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। स्पेक्ट्रोस्कोप को सीधी सी बात की क्या होता है, देखो एक तो स्पेक्ट्रोस्कोप में एक छोटा सा छिद्र रहेगा। आप 11th क्लास के 12th क्लास में अगर किए होंगे प्रैक्टिकल तब भी ये मिला होगा। यहाँ से प्रकाश का स्रोत इसमें डाला जाएगा, जो भी है, जो भी प्रकाश है उसका उत्सर्जन डाला जाएगा। यहाँ एक प्रिज्म लगा रहेगा, यहाँ एक प्रिज्म लगा रहेगा और इसके जस्ट आगे एक पर्दा लगा रहेगा। बस इतनी चीज़ों का यहाँ एक पर्दा लगा रहेगा जिस पर हम महसूस करेंगे कि हाँ तरंगे आ रही हैं, दिखेंगी। बस इतनी चीज़ों का समावेश करके कोई उपकरण बनाते हैं तो उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ या स्पेक्ट्रोस्कोप। बोलो स्पेक्ट्रोस्कोप, जो प्रकाश को एक छोटे छिद्र के द्वारा कम किरणों को ले जाके प्रिज्म पर डाल देगा। ये प्रिज्म है, ध्यान रखिएगा। और प्रिज्म में एक्यूरेट नहीं बना रहा हूँ, प्रिज्म को सिंबल से ऐसे हम दिखा सकते हैं। तो प्रिज्म और पर्दा इतनी चीज़ें मिली हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, कहीं लिख लेना दिमाग में अगर ना रहे तो, स्पेक्ट्रोस्कोप। जैसे स्पेक्ट्रोस्कोप को हम डाल के देखते हैं यहाँ पे, वो देखते हैं कि यहाँ पर कुछ तरंगों का, ऐसे तरंगों का क्या होता है, एक पूरा समूह दिखाई देता है। और इन तरंगों के समूह को ही हम क्या बोल देते हैं, चूंकि उत्सर्जन के कारण ऐसा हुआ है और इसलिए इसको हम बोल देते हैं क्या, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जित करने के कारण ऐसा हुआ है इसलिए इसको हम बोलते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या है समझ गए, तो मैं इसको लिखवा देता हूं क्योंकि लिखना तो पड़ेगा 2-3 लाइन में। हैंड रेज करो, अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछो, नहीं हो तो बोलो लिखवाऊं। नहीं भोंपू बजाओ, ऐसे समझ नहीं आ रहा है, मोबाइल में कुछ बज रहा है जी। स्पेक्ट्रोस्कोप एक बार फिर से देखो, स्पेक्ट्रोस्कोप क्या है समझ लो। नहीं स्पेक्ट्रोस्कोप विकास पूछ रहे हैं कि क्या है। देखो मान लो कि ये कोई पदार्थ है, मान लो सोडियम है, NaCl सोडियम है, सॉरी सोडियम केवल लो, मैं नमक लिख दिया। सोडियम, इसको गर्म किया तो ये तो प्रकाश उत्सर्जित करेगा, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। अब इसके द्वारा यहाँ पे बहुत सी ऐसे किरणें निकल रही हैं, तो ये सारी किरणें जाएंगी तो हमको थोड़ा समझना मुश्किल होगा। तो यहाँ एक छोटा सा छेद कर दो, एक गत्ता ले लो, आप समझ लो एक गत्ता लेते हैं ना, इसे गत्ता लेके एक छोटा सा छेद कर दो। इस छेद में से एक ही 2 किरण केवल निकलेंगी, तो वो ये छेद हो गया, नली हो गई ये पाइप। इसके आगे एक प्रिज्म रख दो, क्योंकि प्रिज्म ही तो वर्ण विक्षेपण करेगा। तो इसके आगे प्रिज्म भी अलग अलग तरीके के होते हैं, कहीं चांदी का प्रिज्म बना देता है कोई, कहीं नमक का प्रिज्म बनता है, कहीं कांच का बनता है। कांच भी कई फ्लिंट कांच और बहुत तरीके से आप पढ़े होंगे, क्रोमेटिक कांच। तो ये इस पर गया और ये क्या कर देता है, फिर आगे यहाँ एक पर्दा लगा दिया गया। पर्दे पर जाके ये जितने भी इसके रंग रहेंगे, जितने भी इसके किरणें रहेंगी, सारी क्या हो जाएंगी, यहाँ विभक्त हो जाएंगी, टूट जाएंगी। इस पूरे सिस्टम को एक साथ हम बोलते हैं क्या, स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप बनाना है तो ऐसे ही आप बनाओगे, जुगाड़ू बनाना है तो घर पे बन जाएगा, पूरा मशीन के हिसाब से बनाना है तो मिलता है, वो डायरेक्ट खरीद सकते हैं आप। समझ गए क्या है स्पेक्ट्रोस्कोप। अब लिखो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में लिखो 2-4 लाइन। स्पेक्ट्रोमीटर, स्केटरोमीटर, नहीं स्केटरोमीटर अलग होता है। स्केटरोमीटर तो प्रकीर्णन कर रहा है ना, कई चीजें हैं। स्पेक्ट्रो नाम आना चाहिए, स्केटरो नहीं। स्पेक्ट्रोग्राफ है, स्पेक्ट्रोमीटर है, स्पेक्ट्रोस्कोप है, ये अलग अलग चीजें हैं, थोड़ा सा इनमें अलगाव है। स्केटरो नहीं, स्केटरो वाला जो है वो तो क्या करता है, स्केटरो वाले में प्रकीर्णन होता है, फैलाता है वो प्रकाश को। ये बोल रहे हैं नहीं, मतलब ये वही है ना, नहीं स्केटरोमीटर नहीं है, स्केटरो को छोड़ दो। स्केट्रोस्कोप अलग चीज है, इसी से मिलती जुलती चीज है स्पेक्ट्रोग्राफ, इसी से मिलता जुलता चीज है स्पेक्ट्रोमीटर, समझ रहे हैं ना। लेकिन स्केटरो नहीं है, स्केटरो तो प्रकीर्णन वाला होगा। और ये इनके सारे अलग अलग जो रूप हैं उनको हमें पढ़ने की यहाँ जरूरत नहीं है, हम लोग लैब तकनीशियन की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ये समझ गए। लिखो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम।
उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में लिखो, जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है या ऊर्जा दी जाती है तो उसके निम्न कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च कक्षा वाले इलेक्ट्रॉनों में पहुंच जाते, उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में पहुंच जाते हैं। निम्न ऊर्जा वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा वाली कक्षाओं में पहुंच जाते हैं और फिर यही इलेक्ट्रॉन जब अपनी पूर्व वाली कक्षा में लौटते हैं, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। पूर्व कक्षा में लौटते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और इस उत्सर्जित ऊर्जा को स्पेक्ट्रोस्कोप के माध्यम से अध्ययन करने पर, इस उत्सर्जित ऊर्जा को स्पेक्ट्रोस्कोप के माध्यम से अध्ययन करने पर विभिन्न तरंगों का एक समूह प्राप्त होता है। विभिन्न तरंगों का एक समूह प्राप्त होता है। इसे ही उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसे ही उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसे ही उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। नीचे लिखो, जैसे सूर्य का स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। सूर्य गर्म हो रहा है ना, फिर वहां से ऊर्जा निकल रही है, उसी ऊर्जा को प्रिज्म रख के हम देख पाते हैं, विजिबल वाला, बाकी तो देख नहीं पाते। जैसे सूर्य का स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। बल्ब, ये बल्ब जो है इसका भी स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। सूर्य, बल्ब, लैंप इत्यादि का स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। इत्यादि का स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब इसके जस्ट नीचे लिखो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के प्रकार। हम लोग इतना पढ़ रहे हैं कि हमें चैप्टर समझ में आए ढंग का, अदरवाइज बहुत डीप में जाने की जरूरत यहाँ है नहीं, इसलिए ले भी नहीं जा रहा हूं मैं आपको। मैं बोला तो हूं खैर कि आपको इन टॉपिक के ओशन में स्लो मोशन में डुबाऊंगा, लेकिन स्लो मोशन में उतना ही डुबो रहा हूं जितना कि हमारा सामान्य अध्ययन के लिए आवश्यकता है। समझ में पूरी कहानी आनी चाहिए, केवल लिखना नहीं है। अगला देखो, लिखो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के प्रकार। लिखो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सतत स्पेक्ट्रम, सतत कंटिन्यूअस सतत स्पेक्ट्रम, सतत ई और स्पेक्ट्रम को एस, तो मैं ई एस लिख देता हूं, समझ जाएंगे आप लोग। ई मतलब एमिशन, सतत एमिशन स्पेक्ट्रम। और दूसरा होता है असतत, और असतत नहीं बोलना है अगर आपको, तो आप बोलिए क्या? रेखीय। यही नाम ज़्यादा चलता है, रेखीय, लीनियर। रेखीय
एमिशन स्पेक्ट्रम, रेखीय, लीनियर, डिसकंटिन्यूअस, डिस्क्रीट, जो आपको अच्छा लगे। सतत क्या है समझो, अगर कोई पदार्थ है, जब मान लो ये बल्ब है, अब बल्ब लिख लेते हैं, ये बल्ब है, बल्ब से उत्सर्जन शुरू हुआ तो इसको हमने क्या कर दिया, एक गत्ता लगाकर एक छोटा सा होल लिया, इसमें से निकाला, यहाँ एक प्रिज्म रख दिया, प्रिज्म चाहे उल्टा रखो चाहे सीधा, जैसे आपको अच्छा लगे, प्रिज्म रख दिया। और प्रिज्म से जब हमने देखा कि तरंगे बटी, जब इसकी जो किरणें यहाँ पे बटी हैं, ये सब आपस में क्या हैं, एकदम सतत हैं, मतलब जैसे 7 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ से लिखते हैं VIBGYOR। तो हमने देखा कि ये रेड जो है ना, रेड खत्म हो रहा है, तुरंत शुरू हो जा रहा है ऑरेंज, पता ही नहीं चल पा रहा है कि दोनों में कुछ गैप है कि नहीं है, एकदम मिक्सअप है। इस तरीके से देख लो, इसको ऐसे बना के देख लो। सतत मतलब क्या, ये फिल है पूरा, समझ ही नहीं आ रहा है कि कहीं कोई गैप है कि नहीं है, एकदम फिल है पूरा इस तरीके से लास्ट तक। अब मैं पूरा मार्कर नहीं खराब करूंगा, समझ जाओ, पूरा लास्ट तक ऐसे फिल है, कहीं भी कोई गैप नहीं दिख रहा है। अलग अलग रंग आपको इसमें दिखाई तो दे रहे हैं, अलग अलग रंग, लेकिन कहाँ से, जैसे एक खत्म हुआ तुरंत दूसरा शुरू हो गया, तो उसको हम बोलते हैं कि सतत। तो कुछ ऐसे भी चीज़ें मिलती हैं जिसको हम बोलते हैं सतत। और जो हमारा दृश्य प्रकाश है ना, जो हमारा दृश्य प्रकाश है, इसका स्पेक्ट्रम अक्सर सतत ही मिलता है। तुम लोग देखे होंगे बारिश के दिनों में इंद्रधनुष जब बनता है तो वो सतत स्पेक्ट्रम होता है। इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया फिजिक्स में पढ़ते हैं कि वाष्प की जो बूंदें रहती हैं, पानी की बूंदें, वो प्रिज्म जैसा काम करने लगती हैं, अपवर्तन होने लगता है, वर्ण विक्षेपण होता है, वो हम देखेंगे, यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो इंद्रधनुष जो बनता है वो सतत रहता है। कहीं भी आपको कोई स्पेक्ट्रम मिल जाए, उस स्पेक्ट्रम में एक खत्म हो दूसरा तुरंत शुरू, एक खत्म तो दूसरा शुरू हो गई, मामू सुने हो ना गाना, वही एक खत्म दूसरा तुरंत शुरू हो गया, तो इसको हम बोलते हैं कि ये सतत स्पेक्ट्रम है। समझ गए। और असतत क्या है कि ये मान लो हमने कोई परमाणु, हाँ ठीक है समझ में आ गया, तो ये भी समझ लो, फिर दोनों को साथ लिखवा देता हूं। यहां पे हमने कोई प्रकाश, कोई भी स्रोत ले लिया, प्रकाश स्रोत मान लो बल्ब ही ले लिया, इमेजिन कर लो, बस हमें समझने के लिए है। और हमने देखा कि यहाँ पर जब इसको गत्ते से निकाल रहे हैं एक लाइन से और फिर प्रिज्म लगाया, तो थोड़ा हमको अजीब सी चीज़ दिखाई दे रही है कि सारा अलग अलग हमको दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ जो ये स्पष्ट हमको दिखाई दे रहा है अलग, फिर थोड़ा गैप, फिर दूसरा दिखाई दे रहा है, फिर दूसरा दिखाई दे रहा है, फिर दूसरा दिखाई दे रहा है, ऐसे दिखाई दे रहे हैं। मतलब इसको मैं दिखाऊं तो ऐसे दिखाता हूँ कि 2-4 तो यहाँ मिली ऐसे, फिर थोड़ा गैप हो गया यहाँ मिल गई, फिर थोड़ा गैप हो गया यहाँ मिल गई, फिर थोड़ा गैप हो गया यहाँ मिल गई। तो इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, रेखीय स्पेक्ट्रम है। ये बीच बीच में रुक रुक कर आ रहा है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत याद करो कि प्रकाश सतत रूप में नहीं चलता, बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों के रूप में चलता है। इसलिए बोला था ना कि बैकग्राउंड जानना जरूरी है, तभी बोहर का मॉडल में और क्लियरिटी आपको आ पाएगी। तो ये रेखीय स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको। और परमाणु के अधिकतम, परमाणु के स्पेक्ट्रम रेखीय ही होते हैं। अभी बताऊंगा, इसका बहुत बड़ा रोल है रेखीय का। जैसे हमारा हर व्यक्ति का 2 चीज़ों में अंतर दिखता है अक्सर। आधार कार्ड बनता है, देखते हो मैंने पढ़ाया है आपको कि आंख की आइरिस ली जाती है, आइरिस को स्कैन किया जाता है और अंगूठा लिया जाता है, क्योंकि हमारा फिंगरप्रिंट जो होता है ना, हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग अलग है, उसमें कुछ ना कुछ अलगाव होगा ही। वैसे ही जितने भी तत्व हैं ना हमारे, मैं पढ़ा चुका हूँ 100 कितने 18 तत्व अभी दिख रहे हैं पीरियोडिक टेबल में। सबका अगर तुम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम निकालोगे ना तो उनका रेखीय ही मिलेगा। पहली बात है कि पक्का है कि उनसे रेखीय मिलेगा। एक चीज दिमाग में रखो कि तत्वों का या परमाणुओं का स्पेक्ट्रम रेखीय होगा, एक तो ये पक्का है। और ये रेखीय स्पेक्ट्रम सबका अलग अलग होगा। ये पैटर्न जो यहाँ पे आएगा ना, सबका अलग अलग आएगा। तो एक तरीके से फिंगरप्रिंटिंग का काम करते हैं। तत्वों की पहचान के लिए, तत्वों की पहचान हेतु ये रेखीय स्पेक्ट्रम क्या है, फिंगरप्रिंट का काम करता है। और कई ऐसे हमारे तत्व हैं जिनकी खोज इनके माध्यम से ही हो गई। रेखीय स्पेक्ट्रम अलग दिखने लगा कि तो समझ गए कि कोई और तत्व भी यहाँ पे है, उसको ढूंढकर नए तत्व ढूंढ लिए। इवन लिथियम, बेरिलियम, इन चीज़ों का
खोज ही इसी माध्यम पे हो पाया है, रेखीय स्पेक्ट्रम को समझने के बाद। तो इसलिए हमको बेसिक लेवल पे ये बात जाननी जरूरी थी, समझाया जा रहा है आपको। सिलेबस से कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा है कि 45 घंटे में पूरा कोर्स कंप्लीट, 3 नंबर का, 5 नंबर का, 11 नंबर का लिखवा के, ठीक है। और सतत ये समझ गए रेखीय स्पेक्ट्रम क्या है। रेखीय स्पेक्ट्रम सभी तत्वों के परमाणुओं का निकालोगे तो रेखीय ही मिलेगा, कंफर्म है। और वो रेखीय स्पेक्ट्रम हर एक तत्व का या हर एक परमाणु के लिए अलग अलग पैटर्न बनाता है, अलग अलग होता है। जैसे हमारा थंब और आइरिस है, वैसे ही ये भी एक तरीके से क्या है, तत्वों की पहचान हेतु फिंगरप्रिंट का काम करता है। किसी तत्व की पहचान करना है और उसका हमको पहले से पता है कि फिंगरप्रिंट कैसा है, उसका स्पेक्ट्रम कैसा बनता है, पहले से हमको कोई बताया हुआ है, तो हम उसका यही रेखीय स्पेक्ट्रम बना के देख लेंगे कि वैसा ही बना है, तब तो वो सही है, नहीं तो गलत है। समझ गए कि सतत स्पेक्ट्रम क्या है, असतत स्पेक्ट्रम क्या है। अब इसको लिख लो, भोपू बजाओ, पहले बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, तो लिखिए, चलो सतत में लिखो, बस इतना ही बजाओ। ज़्यादा बजाते हो झुनझुना लगता है, ज़्यादा लोग भी बजाने लगते हो तो झुनझुना लगने लगता है। सतत स्पेक्ट्रम में लिखो, सतत स्पेक्ट्रम में लिखिए, ऐसा स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम शब्द से हम पता है हमको, तो जनरल लिख रहे हैं। ऐसा स्पेक्ट्रम जिसकी सभी तरंगें एक दूसरे में अलगाव को प्रदर्शित नहीं करती हैं, एक दूसरे से अलगाव को प्रदर्शित नहीं करती हैं। ऐसा स्पेक्ट्रम जिसकी सभी तरंगें एक दूसरे से अलगाव को प्रदर्शित नहीं करती हैं, बल्कि एक के बाद एक क्रम में लगी होती हैं, बल्कि एक के बाद एक क्रम में लगी होती हैं। चाहो तो नीचे और समझने के लिए ऐसा लिख लो कि एक तरंग के समाप्ति की सीमा और दूसरे के प्रारंभ होने की सीमा में अलगाव नहीं होता है। एक तरंग के समाप्त होने की सीमा और दूसरे के प्रारंभ होने की सीमा के बीच में कोई गैप नहीं होता है। सतत स्पेक्ट्रम कहलाती हैं, सतत स्पेक्ट्रम कहलाती हैं। जैसे दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम, जैसे दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम, इंद्रधनुष इत्यादि, इंद्रधनुष इत्यादि, इंद्रधनुष इत्यादि हो गया। अगला हेडिंग डालिए, असतत या रेखीय स्पेक्ट्रम। डायग्राम बनाते रहना, क्योंकि जब पढ़ने का तरीका आपको पता ही है, नर्सरी क्लास के बच्चे तो है नहीं, छठी क्लास वाले का आपको पता है कि जो मैं डायग्राम बोर्ड पे बनाता हूं समझाने के लिए, वो आपको अपनी कॉपी में बना लेना है, फिर परिभाषा लिख लेना है। ये बहुत मानक पर बहुत खूबसूरत डायग्राम तो नहीं बना है, लेकिन खूबसूरत नहीं है, लेकिन उपयोगी है, समझने के लिए उपयोगी है। और हमें खूबसूरती से मतलब नहीं है, खूबसूरती से मतलब नहीं है, हमें उपयोगिता से मतलब है कि कितना उपयोगी है। ठीक है ना। अक्सर गाना सुनते हो कि खूबसूरत, वो खूबसूरत तो बहुत है लेकिन इश्क के काबिल नहीं है। सुने हो? खूबसूरती से मतलब नहीं है, समझने से मतलब है। टॉपिक पे आओ, ये तो फटाफट समझ जाते हो। इंद्रधनुष हो गया। अब आ जाओ रेखीय स्पेक्ट्रम लिखो। ऐसा स्पेक्ट्रम, ऐसा स्पेक्ट्रम, ऐसा स्पेक्ट्रम क्या है? हाँ, तो ये तो जल्दी समझ जाते हो ना। अरे एक दिन क्लास में ये हर्षवर्धन गाना गा रहा था, कौन सा, कि इनको बोल रहा था अवस्थी जी को, या फिर इनका कुशवाहा जी को बोल रहा था कि
अभी है तुमको जिनकी ज़रूरत, और पता नहीं कैसे वो गाना था ना, वो गाया है डी प्रैंक का के बी प्रैंक है गाना गाया है। अभी तुमको है हमसे ज़्यादा जिनकी ज़रूरत, अच्छे नहीं हैं हमसे वो बस खूबसूरत हैं। समझ रहे हो ना? तो अच्छाई को देखना है, खूबसूरती को नहीं देखना है। टॉपिक पे आओ, समय ख़राब करते हो तुम लोग। मैं कुछ बोलता हूँ फिर लगते हो कमेंट मारने। रेखी, मैं तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ यार, तुम लोग कहाँ खूबसूरती बदसूरती पे आ गए। अच्छाई देखो, खूबसूरती मत देखो। क्या बता रहा था? परिभाषा लिखो। ऐसा स्पेक्ट्रम, अब स्पेक्ट्रम की परिभाषा पता इसलिए स्पेक्ट्रम ही लिखवा रहा हूं, तरंगों का समूह नहीं बोल रहा हूं। ऐसा स्पेक्ट्रम जिसकी सभी तरंगें स्पष्ट रूप से एक दूसरे से अलगाव को प्रदर्शित करती हैं, स्पष्ट रूप से एक दूसरे से अलगाव को प्रदर्शित करती हैं, स्पष्ट रूप से एक दूसरे से अलगाव को प्रदर्शित करती हैं, रेखीय स्पेक्ट्रम कहलाती हैं, रेखीय स्पेक्ट्रम कहलाती हैं। डायग्राम बना ही लिए होगे। ध्यान रख लेना कि इसी को बैंड बोल देते हैं लोग। एक समूह बना है ना, इतना बड़ा समूह, कई का सूक्ष्म, इसी को तो नहीं बता पाया था ना, पढ़े थे कि हाइड्रोजन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया बोर का मॉडल। तो यही तो सूक्ष्म है कई। ये जो एक इतने मिल रहे हैं ना, इसको इकट्ठा एक बैंड बोल देते हैं, जो आप यूनिट 9 में पढ़े हो सूचना संचार प्रौद्योगिकी में। बैंड का नाम सुनते हो ना अक्सर, बैंड। तो ये बैंड है, एक एक बैंड है। अलगाव, स्पष्ट रूप से अलगाव को प्रदर्शित करते हैं, क्या कहलाते हैं? और रेखीय स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। डायग्राम बना ही लिए होगे। उसके नीचे लिखो सभी तत्वों के परमाणुओं का स्पेक्ट्रम, सभी तत्वों के परमाणुओं का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, सभी तत्वों के परमाणुओं का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम रेखीय स्पेक्ट्रम ही होता है। सभी तत्वों के परमाणुओं का स्पेक्ट्रम रेखीय स्पेक्ट्रम ही होता है। स्टार बना के नीचे लिखो, एकदम महत्वपूर्ण बात, स्टार बना के नीचे लिखो। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं का रेखीय स्पेक्ट्रम, प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं का रेखीय स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे प्रत्येक मनुष्यों का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है। अब डीएनए मैंने नहीं बता रहा हूं, फिंगरप्रिंट से काम चल जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे कि प्रत्येक मनुष्यों का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, जिस प्रकार मनुष्यों के फिंगरप्रिंट की पहचान से व्यक्ति विशेष की पहचान हो जाती है, जिस प्रकार मनुष्यों के फिंगरप्रिंट से व्यक्ति विशेष की पहचान हो जाती है, ठीक उसी प्रकार तत्वों के रेखीय स्पेक्ट्रम से, तत्वों के रेखीय स्पेक्ट्रम से तत्व विशेष के परमाणु की पहचान हो जाती है, तत्व विशेष के परमाणु की पहचान हो जाती है, तत्व विशेष के परमाणु की पहचान हो जाती है। इसीलिए उत्सर्जन रेखीय स्पेक्ट्रम को, इसीलिए उत्सर्जन रेखीय स्पेक्ट्रम को तत्वों की पहचान हेतु फिंगरप्रिंट की संज्ञा दी जाती है। तत्वों की पहचान हेतु फिंगरप्रिंट की संज्ञा दी जाती है। तत्वों के पहचान हेतु फिंगरप्रिंट की संज्ञा दी जाती है।
नीचे स्टार बना के, एक और स्टार बना के लिख लो। कई तत्वों की पहचान जैसे लिथियम, बेरिलियम इत्यादि। कई तत्वों की पहचान कोष्टक में जैसे लिथियम, बेरिलियम इत्यादि की इसी आधार पर हुई है, इसी आधार पर हुई है, इसी आधार पर हुई है। समझ गए? समझ भी गए, लिख भी लिए, दोनों काम हो गया। ऑफलाइन क्लास पीपीटी बेस वाली नहीं है कि पीपीटी है, स्क्रीनशॉट लिया, फिर घर पे कब लिखना है पता ही नहीं चला। इतने ज़्यादा डेटा हो गए कि बाद में डिलीट कर दिया, फिर ढूंढ रहे हैं कहाँ हैं, फिर जाके फिर यूट्यूब पे देख रहे हैं, चाहे और जगह पे देख रहे हैं जहाँ भी, और फिर स्क्रीनशॉट ले लिया। ज़िंदगी स्क्रीनशॉट में ही गुजर जाती है। मिटाएं। और इसलिए मैं हट के बोलता नहीं हूँ स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि यूट्यूब पे डाल देते हैं, लेकिन यूट्यूब पे जो देखें वो भी साथ साथ लाइव क्लास समझ के लिखें तो काम करेगा। अब आ जाओ अवशोषण स्पेक्ट्रम को, हमको इतना ही अभी जानना है। हाइड्रोजन पर आते हैं, पहले दोनों को समझ लें। अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या है, ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है। अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या है, देखो क्या होगा। सर व्यक्ति विशेष और तत्व विशेष का क्या मतलब है? तत्व भैया, अब क्या मुझे जीने नहीं दोगे? कुशवाहा जी मुझे जीने नहीं दोगे आप? जी लेने दो यार कुछ दिन और। भैया व्यक्ति विशेष, जैसे मैं व्यक्ति हूं और एक विशेष व्यक्ति हूं। जैसे आप एक व्यक्ति हैं लेकिन विशेष व्यक्ति हैं। कुशवाहा जी बोल रहा हूं तो इतने बच्चों में समझ जा रहे हैं ना कि मुझे ही बोला जा रहा है। तो हीलियम बोलूंगा तो हीलियम समझ जाएगा कि मुझे ही बोला जा रहा है। अभी मान लो मैं इसमें से किसी एक का नाम लेके गाली बक दूं, मिर्जापुर वाली गाली ना बकूं, केवल आगे उपसर्ग लगा दूं, जैसे वो चाचा का उपसर्ग लगाता है ना मिर्जापुर में। देखो बोलता है चाचा लेकिन आगे उपसर्ग लगा देता है। सबको पता है कौन सा उपसर्ग, वो तो आपको पता ही होगा। कमेंट नहीं करना है, नालायक कोई कमेंट नहीं करेगा। तो हाँ, कोई इस पे बस ओ चाचा, हाँ आगे वो बोल सकते हो। एग्जैक्ट बात का कमेंट में आ गया तो फिर समझ लेना। टॉपिक पे आओ। वैसे ही अगर मान लो मैं किसी एक को इसमें से वही उपसर्ग लगा के बोल दूं तो वो विशेष है ना, उसी के लिए बोल रहा हूं, तो वो समझ गया कि मेरे लिए बोल रहे हैं। वो गुस्सा हो जाएगा, इमोजी लाल लाल भेजेगा गुस्सा होके। खैर कर क्या लेगा गुस्सा होके, लेकिन अब बोलेंगे नहीं ना। समझ गए व्यक्ति विशेष, या बोल के दिखाऊंगा आपको मैं? बताइए कुशवाहा जी, आपको मैं बताऊं व्यक्ति विशेष का मतलब क्या? बोल के दिखाऊं? नहीं, समझ गए आप? जैसे वस्तु विशेष, ये बोतल क्या है? एक वस्तु विशेष, वस्तु तो है ही और विशेष है, बोतल है। आपकी भी बोतल होगी, वो आपकी बोतल है। तत्व विशेष 118 है, सब अलग अलग है ना, विशेष वो है, इसलिए व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष लगवाते हैं। चलो समझ गए आप, समझदार हैं। अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है? बड़ा मजेदार चीज है। देखो पहले तो कहीं से प्रकाश स्रोत डालो, समझो पहले ध्यान से, फिर एक लाइन में लिखेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं है। प्रकाश स्रोत या तरंग कहीं से डालो, जो आपको तरंग डालना है, और यहाँ पर कोई परमाणु रख दो, यहाँ पर कोई परमाणु रख दो, यहाँ पर कोई तत्व रख दो। तत्व नहीं रखना है, यहाँ कोई पदार्थ रख दो, पदार्थ नहीं रखना है, जो आपको मन करे रख दो। और ये प्रकाश यहाँ से जा रही हैं, ये जाते जाते यहाँ पे मैं सीधा सीधा दिखा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना कि सीधा आप दिखा रहे हो। खुद ही बता रहे थे कि तरंग में चलती हैं, क्रस्ट और ट्रफ में। अरे तुम्हें समझा दिया ना, मैं तो यहाँ पे अब जनरल समझा रहा हूँ आपको। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, फिर इससे जो निकलेगा प्रकाश, इससे जो पार होगा, उसके लिए एक गत्ता लगा दिया। फिर से एक गत्ता लगा के एक नली से निकाल दिया। स्पेक्ट्रोस्कोप लगा दो, सीधे प्रिज्म लगा दिया। और फिर यहाँ पर्दे पर देखा तो हमको पहले से पता था कि यार इसमें इतने रंग तो हैं, इतने तरंग तो हैं, पहले से हमको पता था। हमने यहाँ देखा कि क्या हुआ कि ये तरंग ऐसे मिली तो हमको, लेकिन कुछ जगहों पे काली काली रेखाएं मिल गईं, काली काली रेखाएं मिल गई। हमको पता था कि
इसमें वो रंग है, जैसे मान लो दृश्य प्रकाश है ना, तो विबग्योर है, तो हमको पता था कि विबग्योर इसमें है। वहां पता चला कि रेड दिखा ही नहीं, रेड के जगह पे क्या आ गई, काली रेखा दिख गई। पता चला कि ग्रीन दिखा ही नहीं, ग्रीन के जगह पे काली रेखा दिख गई। तो हमको समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ कि हमको ये जो प्रकाश स्रोत के सारे रंग हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। मतलब कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं, कुछ दिखाई दे रहे हैं, कुछ काली काली हो गई हैं। काली काली रातें करते हो, तुम पढ़ाई नहीं करते बस बातें करते हो कुशवाहा जी। इमोजी भेजने से कुछ नहीं होगा, टॉपिक पे आओ। ये काली काली मिल गई तो हमको समझ में आया कि विलन कौन है बीच में, क्योंकि ये सब तो पहले ऐसा करते नहीं थे, शरीफ बच्चे हैं ये। स्पेक्ट्रोस्कोप तो शरीफ है, ऐसा कुछ करता नहीं है, चुराता मुराता नहीं है। नया चीज हम लाए हैं केवल यही, ये परमाणु या तत्व रखे हैं पदार्थ। इसी नालायक ने क्या कर लिया है, कुछ तरंगों को अपने अंदर अवशोषित कर लिया है, कुछ तरंगों को अपने अंदर ही जेब में रख लिया है चुरा के, और बाकियों को भेज दिया है। तो अब जो स्पेक्ट्रम यहां बन रहा है, स्पेक्ट्रम की परिभाषा जानते ही हैं, इसी स्पेक्ट्रम को बोलते हैं क्या, अवशोषण स्पेक्ट्रम। और ऐसा होता है, जैसे अभी मैं ब्लैक कलर का यहां पर एक पहना हूं कपड़ा, तो ये क्या कर रहा है, मैक्सिमम प्रकाश को अवशोषित कर ले रहा है, उत्सर्जित नहीं कर रहा है कुछ, और इसलिए आपको रंग इसका काला दिखाई दे रहा है। इसका रंग आपको शायद पिंक दिखाई दे रहा होगा, आप लोगों को भी, मुझे तो पिंक ही दिखाई दे रहा है, पिंकी नहीं पिंक। क्यों, क्योंकि इस पर जो भी प्रकाश पड़ रहा है ना, श्वेत प्रकाश, उस प्रकाश का केवल यही वाला रंग ये भेज रहा है, बाकी सब चुरा ले रहा है, बाकी सब चुरा लिया है। बल्ब गाता है, चुरा लिया है तुमने जो हमारे सारे रंगों को, पिंक ना चुराना, ठीक है ना, पिंक ना चुराना। बोतल तो ये बोलता है ठीक है पिंक नहीं चुराऊंगा, तो पिंक दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो। तो हर एक चीज पढ़ रहे हैं, उसका मतलब है समझने के लिए, आपको अलग अलग जगहों पर समझ में आएगा। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम समझ गए कि जब किसी तरंग स्रोत के बीच में कोई तत्व या परमाणु या पदार्थ रख दिया जाता है, तो वह कुछ पदार्थों को कुछ रंगों को या कुछ तरंगों को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। उससे पार होकर जाने वाली तरंग को अगर स्पेक्ट्रोस्कोप की सहायता से विभक्त करते हैं, तो हम देखते हैं कि कई रंगों के बीच में काली काली रेखाएं दिखाई दे रही हैं, और उस पूरे स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। उन काली काली रेखाओं को दिखाई देने का मतलब क्या है, क्योंकि उन रंगों का अवशोषण इस परमाणु तत्व या पदार्थ के द्वारा कर लिया गया है। समझ गए बात को, समझ गए तो भोपू बजाओ और लिखो। केवल समझना नहीं है, लिखना भी है, एग्जाम। हाँ लिखिए, अब लिखिए अवशोषण स्पेक्ट्रम में, जब किसी तरंग स्रोत या प्रकाश स्रोत से, लिखो यही लिखना है, कुछ भी रटना नहीं है। जब किसी तरंग स्रोत या प्रकाश स्रोत से, प्रकाश स्रोत के मार्ग में पथ में, रास्ते में के मार्ग में कोई परमाणु तत्व या पदार्थ रख दिया जाता है, कोई परमाणु तत्व या पदार्थ रख दिया जाता है, तथा उससे पार होने वाली, उससे निकल जाने वाली, उससे पार होने वाली तरंगों को स्पेक्ट्रोस्कोप के माध्यम से, उससे पार होने वाली तरंगों को स्पेक्ट्रोस्कोप के माध्यम से एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं।
इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। अवशोषण स्पेक्ट्रम में कई काली काली रेखाएं दिखाई देती हैं, कई काली काली रेखाएं दिखाई देती हैं, जिसका कारण यह होता है कि मार्ग में रखा गया परमाणु तत्व या पदार्थ उन विशेष रंगों का अवशोषण कर लिया है, उन विशेष रंगों या तरंगों का, जो आपको अच्छा लगे, उन विशेष तरंगों का अवशोषण कर लिया है, उन विशेष रंगों का अवशोषण कर लिया है। अब ये बात तो तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा। एक बात तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि इसको अवशोषण स्पेक्ट्रम बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि ये अवशोषित कर रहा है ना, इसीलिए अवशोषण स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं। कुछ रंगों को, कुछ तरंगों को खा जाता है ये। अब अवशोषण स्पेक्ट्रम की कहानी खत्म, लगे हाथों अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। अब देखो, YouTube पर जब इसको मैं अपलोड करूंगा, YouTube पर अगर अपलोड करवाऊंगा अगर इस लेक्चर को, तो उसमें क्या रहेगा, अब तक 2 पार्ट बन जाएंगे, एक पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। एक तो पूरा ही पार्ट डलेगा, जितना पढ़ा रहा हूँ, जितने समय लग जाएगा पूरा एक पार्ट में डला रहेगा। जिसको लॉन्ग में पढ़ना है, लॉन्ग में, जिसको एक ही साथ पढ़ना है वो तो एक ही बार में देख ले, जिसको छोटा छोटा करके पढ़ना है वो एक एक पार्ट में करके पढ़ ले। बोल रहा हूँ, संभव हो पाया तो ठीक है। पीछे एक लेक्चर में और बोला था लेकिन संभव नहीं हो पाया था समय के अभाव में, प्रयास करूँगा। चलो अब लगे हाथों, यहाँ पे जस्ट इसके आगे हेडिंग डाल लो, कृष्णिका, कृष्णिका या कृष्णपिंड। कृष्णपिंड, पंजाब में पिंड मतलब गांव होता है, हम यहाँ पिंड पदार्थ को ही बोल रहे हैं। कृष्णिका, कृष्णपिंड, ब्लैक बॉडी, ब्लैक ब्यूटी नहीं, ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या है, तो कोई भी ऐसा पदार्थ या कोई भी ऐसा पिंड, आसानी से बात तो समझ जाओगे अब, कोई भी ऐसा पिंड, कोई भी ऐसा पिंड जो अपने ऊपर आपतित, आपतित मतलब होता है पड़ने वाला, अपने ऊपर आपतित संपूर्ण विकिरण को अवशोषित कर लेता है। मतलब ये पूरा काला कर देता है, यहाँ पे काला काला ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सब अवशोषित कर लिया। अपने ऊपर आपतित संपूर्ण विकिरण को अवशोषित कर लेता है, अपने ऊपर आपतित संपूर्ण विकिरण को अवशोषित कर लेता है। क्या कहलाता है, आदर्श लगा देना आगे, एक ही बार पढ़ लो, क्यों कृष्णपिंड अलग से पढ़ें, आदर्श। और आपको पता है आदर्श आज तक कुछ हुआ नहीं है, न तो आदर्श टीचर हुआ, न आदर्श विद्यार्थी हुआ, न आदर्श कोई देवता हुआ। क्यों नहीं हुआ सब बताया हूं पहले आप लोगों को मैं। तो आदर्श कृष्णिका, कोई भी ऐसा पिंड जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण विकिरण को अवशोषित कर लेता है, आदर्श कृष्णिका कहलाता है। और लिख लेना कि वास्तव में ऐसा कोई पिंड है ही नहीं, वास्तव में ऐसा कोई पिंड है ही नहीं। हाँ, बहुत से, जैसे ब्लैक आपको बताया जाता है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहन के जाओ, तो समझ लेना कि सफ़ेद कपड़ा क्या है, अपने ऊपर जो आपतित हो रही है तरंग ना, प्रकाश, उसमें से बहुत कम को अवशोषित करता है, तो गर्म कम होता है, बाकी सब छोड़ देता है, भगा देता है। ब्लैक वाला क्या करता है, डार्क कलर, जितना डार्क कलर हम पहनते हैं ना, वो डार्क कलर वाले उतना ज़्यादा क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और कम उत्सर्जित करते हैं, और इसलिए गर्म करते हैं, ज़्यादा गर्म होता है शरीर। ये सब आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन इसके ये कृष्ण
कृष्णिका भी फिजिक्स की ही बात है, लेकिन यहाँ जितनी ज़रूरत है उतना हम बात कर रहे हैं। अब आदर्श कृष्ण पिंड के बारे में आप समझ गए, तो इतना ही हमको बस दिमाग में रखना है। ध्यान रखना कि बाद में एक व्यक्ति आए, खैर अभी उतना डिटेलिंग में नहीं जा रहा, बस समझ लो कि बाद में देखा गया कि आदर्श कृष्ण पिंड जब अपने ऊपर प्रकाश पड़ता है ना, तो सबको अवशोषित कर लेते हैं। लेकिन जब उनको अंधेरे कमरे में कहीं ले आकर रख दोगे ना, उन्हीं को अंधेरे कमरे में ले आकर रख दोगे जहाँ प्रकाश नहीं है, तो बहुत ज़्यादा उत्सर्जित भी करते हैं वो, बहुत ज़्यादा वही उत्सर्जित भी करते हैं। कोई कुछ बोल रहा है सर, इसके बाद हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम करना है। हाँ, इसके बाद यही करेंगे। समझ गए बात ये? तो आदर्श कृष्ण पिंड में लिखवा नहीं रहा हूँ, बोर्ड पे ही लिख दिया ना, सब लिख लेना कि आदर्श कृष्ण पिंड मतलब जो पदार्थ जितना ज़्यादा अवशोषण करता है वो उतना ज़्यादा उत्सर्जन भी करता है। ये सब टॉपिक है कि आदर्श उत्सर्जक ही आदर्श अवशोषक होता है, आदर्श अवशोषक ही आदर्श उत्सर्जक होता है। वो अभी हमें यहाँ पे नहीं करना है। आदर्श कृष्ण पिंड के बारे में इतना दिमाग में रखना है। इतना अगर समझ में आ गया हो तो भोपू बजाओ, आगे बढ़ें। अरे बजाओ, झुनझुना बोल देने पे बजाते नहीं हो यार तुम लोग। ठीक है, अब अगला लिखोगे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। मैं एकदम पढ़ा रहा हूँ जीएस के हिसाब से, जो जीएस के हिसाब से हमको, जो कभी साइंस नहीं पढ़ा हो उसको भी बातें समझ में आए, उस हिसाब से हम चल रहे हैं। हमको कोई न्यूमेरिकल डेरिवेशन कुछ इस टाइप की बातें नहीं करनी है। पढ़ना वही है जो सिलेबस में हमारे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से है। कई बार ऐसा होता है कि सिलेबस में डायरेक्ट नहीं दिया है, लेकिन ज़रूरत पड़ती है। जैसे तुम लोग कभी ऊंची कूद या लंबी कूद कूदे हो क्या? ऊंची कूद या लंबी कूद कभी कूदे हो? ये कभी नहीं कूदे जिंदगी में? कूदे हो तो भोपू बजाओ। अच्छा, कूदे हो तो उसमें देखोगे एकदम पास से ही जंप मारोगे तो ज़्यादा दूर नहीं जाओगे, थोड़ा पीछे से दौड़ के आना पड़ता है। और इसलिए पढ़ाई भी ऐसी है कि जब कोई बात हमको एकदम जगह से ही कूदने से नहीं समझ में आएगी तो थोड़ा सा पीछे से दौड़ के आना पड़ता है, समझना है तो। अदरवाइज 3 इडियट का अगर चतुर रामलिंगम ही बनना चाहते हैं तो करिए चमत्कार। फिर बढ़ते हैं आगे। क्लास एक ही जो अभी चल रही है वही है। पार्ट में अगर वीडियो आपको मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास तो एक ही है। अगला लिखिए हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। हम लोग अवशोषण की बात कर नहीं रहे हैं यहाँ पे। हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अब बात आती है कि हाइड्रोजन का ही क्यों? तो भैया हाइड्रोजन सरल है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो आसान है, इसलिए इसका हम पढ़ लेते हैं, बाकी हमारे काम का है नहीं। हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अब ये बात तो समझी गए हो। देखो ये है हाइड्रोजन का एक परमाणु। पहले समझ लो बात को, फिर जरा सा है थोड़े से में लिख लेंगे। हाइड्रोजन का एक परमाणु लिया, और परमाणु एक लिए है ना, हो सकता है कि ज़्यादा मात्रा में अगर इसी को ले लिए हैं, हाइड्रोजन के बहुत से परमाणु ले लिए, तो क्या हाइड्रोजन का अणु बन गया। अब ये हमने ले लिया है, और उसके बाद क्या किया, विसर्जन नलिका ले लिया। विसर्जन नलिका पहले ही पढ़ा चुका हूँ, इसलिए विसर्जन नलिका में यहाँ निर्वात पंप रहता है, जिससे आप अपने आवश्यकता अनुसार कितना दाब लगाना है लगा सकते हैं। निर्वात पंप 2 इलेक्ट्रोड यहाँ लगा देते हैं। क्या है, पीछे पढ़ा चुका हूँ मैं, कैथोड एनोड, एक बड़ी सी बैटरी, एक बहुत बड़ी सी बैटरी लगाकर उच्च विभव लगा देते हैं, और इसमें भर देते हैं हाइड्रोजन। यह हाइड्रोजन भर दिया गया। इसी से पूरी कहानी हमारी शुरू हुई थी परमाणु मॉडल की। जाके देखेंगे तो कि गैसों में धारा बह जाए, इसका प्रयोग कर रहे थे लोग, और उसी कर कुछ और रहे थे, होने कुछ और लगा, और एक लंबी कहानी बन गई जो हमको पढ़ना पड़ रहा है। तो हाइड्रोजन में जब ये काम किए, और फिर यहाँ से जब उत्सर्जन हुआ, तो उत्सर्जन को स्पेक्ट्रोस्कोप के माध्यम से, अब स्पेक्ट्रोस्कोप हमने समझ लिया है
स्पेक्ट्रोस्कोप के माध्यम से स्टडी किए तो उनको कुछ स्पेक्ट्रम दिखा, हाइड्रोजन का कुछ स्पेक्ट्रम दिखा, उसी स्पेक्ट्रम को हमें पढ़ना है। तो एक तो काम ये किया गया। दूसरा समझो क्या है कि हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बनाना है ना, तो हमें क्या करना है यहाँ पे कि ये नाभिक है और नाभिक के बाहर ये देखो कक्षाएं हैं। मैं बनाऊंगा कितनी कक्षाएं? 8। ये बोलो सर 8 ही क्यों? अब पढ़ाए हैं, जो बताए हैं अब तक लोग, उसी हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है बेचारा, मान लो यहाँ होना चाहेगा, वो तो सबसे न्यूनतम ऊर्जा वाली कक्षा में रहना चाहेगा। इसमें हमने आग लगा दिया। आग लगाने से बड़ा मज़ा आता है आप लोगों को। आग लगा दिया, ऊर्जा दे दिया। ऊर्जा दिया तो ये क्या किया? अब कई परमाणु है ना, हमने तो इसमें लिया है इतने हाइड्रोजन के परमाणु हैं, तो कोई इलेक्ट्रॉन भाग के चला गया 8वें में, कोई भाग के चला गया कहाँ 7वें में, कोई भाग के चला गया 6ठे में, कोई भाग के चला गया 5वें में, कोई दूसरे में। इस तरीके से सब भाग के यहाँ वहाँ चले गए। क्यों? क्योंकि आग लगा दिए हैं। आग लगाने पे लोग भागते हैं, तो आग लगाने पे ये सब भाग गए अलग अलग कक्षाओं में। और हमको पता है कि बहुत देर तक ये यहाँ रहेंगे नहीं, अपना घर छोड़ के कितना दिनों तक रहेंगे। और ध्यान रखना कि ये मत बोलना सर इतने इलेक्ट्रॉन आपने कहाँ से बना दिया जब एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि भैया इसमें तो इतने एटम लिए हैं ना, तो हर एक एटम की मैं बात कर रहा हूँ, सबका अलग अलग डायग्राम थोड़ी नहीं बनाऊंगा। सबका अलग अलग डायग्राम तो बनाऊंगा नहीं, एक ही का बना रहा हूं। तो मैंने बता दिया कि सबके अलग अलग जगह पे गए होंगे। अगर एक ही का आपको समझना है तो एक ही मान लो कि एक ही वाला भाग गया है कहाँ, एक परमाणु वाला भाग गया कहाँ, 8वें तक भाग गया। इतना उसको आग लगा दिए कि भागते भागते वो बेचारा यहाँ भाग गया। अब वो इंतजार कर रहा है कि मैं क्या करूँगा, अपने घर पे फिर जाऊँगा, लौटूंगा, फिर से मैं अपने घर पे लौटूंगा जैसे ही आग थोड़ी बुझेगी। तो हाँ, बैकग्राउंड माहौल, बैकग्राउंड जो मैं समझाता हूँ, आशीष बोल रहे हैं कि सर बैकग्राउंड समझाना पड़ता है। तो बैकग्राउंड को मैं माहौल बोलता हूँ। ऑफलाइन क्लास में उसका नाम रहता है माहौल। शुरू का कोई भी लेक्चर शुरू करता हूँ तो मैं पहले माहौल ही बनाता हूँ। एक लेक्चर पूरा माहौल में चला जाता है, लेकिन माहौल के बाद फिर मज़ा आता है पढ़ने में, और नहीं तो फिर सजा आता है। समझो अब क्या हुआ। इलेक्ट्रॉन बोल रहा है कि भैया मुझे भगा दिए हो, मैं आऊँगा ज़रूर अपने घर में, फिर से आएगा। इसको ऐसे देख लो कैसे आएगा, ये ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8। वो बोला कि मैं आऊँगा, लौटूंगा मैं यहीं, मर भी जाऊँ कहीं। ठीक है, मर के आएगा लेकिन आएगा ज़रूर। अब देखो, इन्होंने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन 8वीं कक्षा से, ध्यान समझना, किसी भी कक्षा से पहली कक्षा में आया, पहली कक्षा में दौड़ आया फिर से, चाहे वो दूसरे से आया। देखो 1 2, बहुत आसान है, थोड़ा समझना, कुछ भी टेक्निकल नहीं, मैं सिंपल एकदम समझा रहा हूँ। कहीं से अगर पहले में आ गया, कहीं से पहले, दूसरे से पहले में आ जाए, तीसरे से पहले में आ जाए, चौथे से पहले में आ जाए, कहीं से पहले में आ जाए, इन 8 में से कहीं से भी भागते हुए पहले में आ जाए बस, तो देखो इतनी तरंगें मिल गई। एक तरंग का जोड़ा मिल गया यहाँ से यहाँ तक, मतलब बैंड मिल गया एक। और इसको बताया एक भाई साहब थे, उनका नाम था लाइमन। तो इन्होंने बोला कि इसका नाम क्या रहेगा, लाइमन श्रेणी। बैंड नहीं बोल रहे हैं, श्रेणी बोल रहे हैं। श्रेणी मतलब क्या, समूह। और बहुत से परमाणु है ना, इसलिए सबका हमने ऐसे जोड़ के दिखा दिया कि इतने मिल रहे हैं, केवल एक का नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको बोल दिया कि लाइमन श्रेणी है। दूसरा ने बोला कि अगर 2 में भाग के आ जाए, कहीं से आए, पहले में नहीं दूसरे में भाग के आ जाता है, आएगा तो पहले में ही अगर हाइड्रोजन है तो, लेकिन दूसरे में आके आराम करने लगे, पहले भागते भागते दूसरे में आए, ये दूसरे में कहीं से भी भाग के दूसरे में आया। तो एक दूसरा विद्वान था, सबसे पहले शुरुआत यही किया था स्पेक्ट्रम पढ़ने का, लेकिन शुरुआत पहले में इन्होंने बताया, इसलिए इनका नाम पहले आ गया है, बामर। अभी मैं सन भी लिखवा दूंगा, बामर श्रेणी। 5 श्रेणियां मिलेंगी। अब समझ गए होगे तुम लोग, कहीं से भी भागते हुए तीसरे में आ गया,
कहीं से भागते हुए तीसरे में आ गया, कहीं से भागते हुए तीसरे में आ गया, तो एक अगला व्यक्ति आया, उसने बोला कि अब इसका मैं बताऊंगा। लाइमन, बामर, पाश्चन, हम लोग हिंदी में लिख रहे हैं तो पाश्चन नाम है वो, तो पाश्चन श्रेणी, कुछ लोग पासन भी बोलते हैं, पाश्चन। फिर आगे अब बना लो तुम लोग, मैं यहाँ बना रहा हूँ। अब जैसे मान लो यहाँ तक आ गया ना, अब यहाँ आ जाए, भागते भागते यहाँ आ जाए, पहले आके यहाँ पर थोड़ा सा आराम करे, फिर वो तो पहले में ही जाएगा। तो इसको नाम दिया गया क्या, जब चौथे में आएगा तो इसको नाम दिया गया पाश्चन। ब्रैकेट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, ब्रैकेट मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ, ब्रैकेट। और फिर अगर भागते भागते पांचवें में आ जाए, सही चल रहा है ना, देख लेना, हाँ एक इधर से कम हो गया है, ये वाला यहाँ कम हो गया है। अगर भागते भागते पांचवें में आ जाए, भागते भागते बनाते रहो, भागते भागते अगर पांचवें में आ जाए तो हम उसको बोलते हैं कि वो क्या है, फुंड श्रेणी, फुंड। कुछ लोग फंड बोलते हैं, अब इंग्लिश नाम है जो आपको अच्छा लगे, मैं तो फुंड ही बोलता हूं। और बाद में 1953 में एक और आया, उसने बोला कि अगर भागते भागते छठे में आ गया, यह आपको जनरल किताब में नहीं दिखा रहता है, भागते भागते अगर छठे में आ जाता है कहीं से, तो इसका नाम क्या देते हैं, हैम्फ्री। हैंड फ्री नहीं, बहुत यूज करते हो, हैम्फ्री विद्वान का नाम है, हैम्फ्री श्रेणी। तो इतने स्पेक्ट्रम दिखाई देते हैं। स्पेक्ट्रम इसलिए पहले डिटेल में समझाया, अब समझ में आ गया है कि अगर किसी भी उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से, किसी भी कहीं से भी, आठवें से, दूसरे से, तीसरे से, किसी भी उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से पहले में आ गया तो लाइमन श्रेणी, किसी भी उच्च कक्षा से आ गया दूसरे में तो बोलेंगे बामर, तीसरे में आ गया तो पाश्चन, चौथे में आ गया तो ब्रैकेट, यहाँ नीचे लिखा है ब्रैकेट श्रेणी, और पांचवें में आ गया तो फुंड श्रेणी, और छठे में आ गया तो बाद में पता चला हैम्फ्री श्रेणी। अब इनका ईयर लिखोगे तुमको थोड़ा लगेगा कि ये क्या है, ये 1915 में भाई साहब ने बताया, बाद में 1915 एडी, ये बहुत पहले बता दिया 1885 में, 1885 में। पाश्चन वाला बताया 1896 में, ठीक है। फुंड वाले ने बताया 1920 में, फुंड वाला बताया है 1925 में, ये 1925, ये भी 1925 लिख लेना, हालांकि इतना हमें जरूरत है नहीं, 1925 एडी। और ये सबसे बाद में आके बताया 1953 में, 1953 एडी में, अमेरिका का है ये हैम्फ्री विद्वान, इसने बताया 1953 में। तो ये हाइड्रोजन की श्रेणियां हैं। अब तो आपको दिमाग में रखना है कि ये जो लाइमन वाली होती है ना, ये दृश्य स्पेक्ट्रम होती है, आंखों से देख सकते हो, ये दृश्य स्पेक्ट्रम में गिरती है, प्रीलिम्स में कभी पूछ ले। बामर किस में आती है, तो बामर आती है, सॉरी लाइमन पराबैंगनी में आती है, लाइमन थोड़ा गलत हो गया मैं इसके हिसाब से, लाइमन पराबैंगनी में आती है, पराबैंगनी में। बामर आती है किसमें, बामर आती है दृश्य में, इनको देख सकते हो, पराबैंगनी को नहीं देख पाओगे, इनकी आवृत्ति नीचे होती है, कम होती है। उसके बाद जितनी भी हैं, इसके बाद नहीं, पाश्चन वाली, हाँ उसके बाद जितनी भी हैं सब किस में आती हैं, औरक्त में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये तो एक हो गया, एक पराबैंगनी, दो हो गया किसमें, दृश्य, 3, 4, 5, 6 ये जो हैं पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, हैम्फ्री। ये बाकी जो मिल रही हैं हमको, बाकी 3 मिल रही हैं, 1 2 3 4, बाकी जो 4 मिल रही हैं ये औरक्त में आती हैं। अब बोलोगे सर सारे औरक्त में कैसे, तो भैया औरक्त में भी एक बड़ा स्पेक्ट्रम है ना, उसमें किसी का कम किसी का ज़्यादा होता है। तो कोई नियर औरक्त, कोई सुदूर औरक्त, इस तरीके से आती हैं, बाकी सब औरक्त में आती हैं, इतना दिमाग में रखो। बोलो हाइड्रोजन श्रेणी, तुम लोग जो लोग साइंस वाले हैं पढ़े होगे जब 11th क्लास में, तो अजीब तरीके से पढ़े होगे, हमें उतना डिटेलिंग यहाँ करना नहीं था, हमें बस सिंपल समझना था। और अगर कोई ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ा होगा केमिस्ट्री, और सारे लेक्चर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो देखा होगा, स्पेशल आज का लेक्चर ही शुरू से पूरा देखा हो, तो उसको ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी कि ये हाइड्रोजन की श्रेणी होती क्या है। तो स्पेक्ट्रम, रेखाएं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है,
तो रुक रुक के बैंड में आएंगी। देखो, एक बैंड में आई, दूसरे बैंड में आई, तीसरे बैंड में आई, चौथे बैंड में आई, पांचवें बैंड में आई, छठे बैंड में आई, उनका अलग अलग नाम दे दिया गया। आप अगला कोई खोज दो, सातवें वाले को खोज दो, आपका नाम हो जाएगा। मैं रुकेगा नहीं रुकना भी नहीं है। समझ गए क्या? इतनी बात समझ गए? हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम में किसी को कोई दिक्कत? चलो लिखो, थोड़ा सा इसको लिख लो, डायग्राम तो बनाना ही है, थोड़ा लिख लो इसको। लिखो, हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में अध्ययन, हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में अध्ययन बोर द्वारा शुरू किया गया। बोर, वही बोर, नील्स बोर, बोर द्वारा शुरू किया गया तथा इसको विस्तार विद्वान वामर ने दिया। वाल्मर इंग्लिश में एल भी आता है। इसका विस्तार विद्वान वामर ने दिया। इसको विस्तार विद्वान वामर ने दिया। लाइन जगह के लिखिए, हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के अध्ययन के लिए, हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के अध्ययन के लिए एक निर्वात नली में हाइड्रोजन को भरकर, एक निर्वात नली में हाइड्रोजन को भरकर, एक निर्वात नली में हाइड्रोजन को भरकर निम्न दाब, पहले बता चुका हूं कि दाब निम्न रखना है, निम्न दाब एवं उच्च विभव आरोपित किया जाता है। निम्न दाब एवं उच्च विद्युत विभव आरोपित किया जाता है, आरोपित किया जाता है, जिसके कारण हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा तो भागेगा, दूर जाएगा। इलेक्ट्रॉन मतलब अपनी नॉर्मल अवस्था में नहीं है, किसी भी दूसरी कक्षा में है तो उत्तेजित है। समझ लेना, कोई पूछेगा कि उत्तेजित इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो जो अपना घर छोड़कर कहीं आया हुआ है उत्तेजित है। जैसे आप लोग उत्तेजित हैं, अपना घर छोड़कर आए हुए हैं ना, डीडी गार्डन में बैठते हैं तो आप उत्तेजित हैं। ठीक है, किस लिए? एमपीपीएससी निकालने के लिए। बोल ही रहे हैं कि मैं रुकेगा नहीं। तो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन मतलब जो अपनी सामान्य कक्षा के बाहर चला गया है कहीं तो उत्तेजित है। तो लिखो, अब एक तो यार बीच में बोल देता हूं तो भूल जाता हूं कि क्या लिखवा रहा था, कितना बोला था। तो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन लिखो, तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर, तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा वाली कक्षाओं में गमन कर जाता है, उच्च ऊर्जा वाली कक्षाओं में गमन कर जाता है और पुनः अपनी मूल अवस्था में आने के लिए, और पुनः अपनी मूल अवस्था में आने के लिए ऊर्जा का उत्सर्जन करना शुरू करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करना शुरू करता है, या विकिरण बोल सकते हो। ऊर्जा बोलने में तकलीफ किसी को हो ना तो विकिरण बोल सकते हो। विकिरण का उत्सर्जन करना शुरू करता है। इसी विकिरण को स्पेक्ट्रोस्कोप के माध्यम से अध्ययन करने पर, इसी विकिरण को स्पेक्ट्रोस्कोप के माध्यम से अध्ययन करने पर, स्पेक्ट्रोस्कोप के माध्यम से अध्ययन करने पर प्राप्त होने वाले स्पेक्ट्रम को हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्राप्त होने वाले स्पेक्ट्रम को हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 श्रेणियां पाई जाती हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 श्रेणियां पाई जाती हैं।
और ये डायग्राम बना लिए हो क्या? डायग्राम बना लिए हो और सन लिख लिए हो तो मैं लिखवाऊँ नहीं इसको, इसी को नीचे दिमाग में रख लेना है आपको। बोलो भाई। चलो, तो अगर ये लिख लिए हो पहले ही तो यही 5 श्रेणियां हैं। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम खत्म हो गया। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब मुझे बताओ कि फ्रेमिंग में इसके बाद कौन सा टॉपिक बताया गया था? फ्रेमिंग में इसके बाद का टॉपिक क्या था? कृष्णा भाई बोल रहे हैं 6 क्या? हाँ 6, राइट। किताबों में 5 ही श्रेणियां बोलती है ना, यहाँ 6 हैं। 1953 में हेम्फ्री डेवी ने बताया था। इनका नाम हेम्फ्री डेवी है शायद, हेम्फ्री डेवी नहीं। इसके बाद हम लोग को पढ़ना था प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, और दूसरा क्या पढ़ना था? डी ब्रोगली वाला समीकरण, वही द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति, प्रकाश नहीं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति। बस ये 2 टॉपिक हमको और पढ़ने हैं। तो आज की क्लास का अब ऑफलाइन का समय हो गया है, तो कल की क्लास में कर लेंगे, जल्दबाजी नहीं है। जितना पढ़ो उतना समझ में आना चाहिए। भले ही हमने फ्रेमिंग बना लिया कि आज इतना चीज़ें पढ़ लेंगे, लेकिन अब आपके हिसाब से मुझे पढ़ाना है ना। भाग दौड़ मचाना रहे तो ख़त्म कर लिए होते। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाँ 3 छोटे छोटे टॉपिक हैं ये। इनमें ज़्यादा ये अगर समझ लिए हो, इतना बातें जो पढ़ाया हूँ समझे हो, तो वो बहुत आसान है। वो टोटल तीनों मिल के मुझे लगता है कि बहुत खींचेंगे तब भी 30-35 मिनट का ही तीनों मिल के होंगे। कर लेते आज ही की क्लास में, क्या दिक्कत था? लेकिन ऑफलाइन क्लास का समय हो जाएगा, इसलिए कल करते हैं। या क्या लग रहा है, करना है तो बताओ। अभी करना है क्या? कल करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। रिवाइज करिए, इसका पढ़िए, कोई दिक्कत होगा तो कल और पूछिएगा। ये कोई बोल रहे हैं ऊपर से। चलो, तो मिलते हैं हम लोग कल। आज की क्लास यहीं ख़त्म करो। सबको जप नाम। थैंक यू।